चलिए, आप मेरा वीडियो जो है लगातार आ रहा है, रात के 10 बजे आता है और हमेशा आता है। अभी हम लोगों के पास फीडबैक जा रही है कि नहीं जा रही है, ये तो नहीं पता, नोटिफ़िकेशन जा रहा है कि नहीं। लेकिन जो भी चल रहा है, एमसीक्यू चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है। अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो आज चलेंगे हम ड्रेन सिस्टम, अफवाह तंत्र। ऐसे इसमें जो है आपका नदी भी आएगा, जलप्रपात भी आएँगे, सारे टोटल हमारे इसमें 245 क्वेश्चन हैं। एक नरेगा अकाडमी 2.0 पे भी जो है ब्लैक बुक का महामैराथन चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। टोटल 245 क्वेश्चन है और सिर्फ आपको एग्जाम देना है, क्रैक करना है फन के साथ, मस्ती के साथ। किसी नदी एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा अफवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? मतलब अफवाह क्षेत्र मतलब ड्रेन, है ना? तो ड्रेन क्षेत्र को क्या कहते हैं? ड्रेन एरिया को क्या कहेंगे? बताइए। तो अफवाह क्षेत्र ही कहेंगे ना, ड्रेन एरिया ही तो कहेंगे अफवाह क्षेत्र। पहला प्रश्न ये हुआ, अफवाह तंत्र बोल दीजिए, अफवाह क्षेत्र बोल दीजिए। दूसरा प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त है। इसके बाद बायोलॉजी का आएगा, इंडियन ज्योग्राफी के बाद बायोलॉजी का एमसीक्यू आएगा। भारत की सबसे बड़ी और लक्ष्मी नदी कौन सी है? लक्ष्मी नदी कौन सी है भाई? हमको तो ये पता ही नहीं है। लंबी नदी है, सॉरी लक्ष्मी नदी नहीं है, लंबी नदी है, लक्ष्मी कर दिया है। ठीक है, लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए लार्जेस्ट और मोस्ट जो लंबी नदी है कौन सी है बताइएगा। तो भारत की हमारी जो है गंगा पहला है और दूसरा हमारा गोदावरी है। तो गंगा अगर ऑप्शन में है तो फिर हमको गोदावरी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, तीसरा प्रश्न है, बताएंगे ब्रह्मपुत्रा नदी किस प्रकार के अफवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी बताइए। अब जहां ब्रह्मपुत्रा की बात होगी बताइए, तो वहां पे हमारा पूर्व की ओर चलेंगे, मतलब ईस्ट में चलेंगे तो पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र में टिक लगा दीजिएगा। अपूर्ववर्ती ऑप्शन नंबर सी है, जो लगाएं वो सही लगाएंगे, है ना? चलिए, अगर मैं बात करूं मानस जो है किसकी सहायक नदी है? मानस एक नदी है, ठीक है। मानस आपका अभ्यारण्य भी था, मानस एक नदी भी है। तो बताइए मानस नदी जो है किसकी सहायक नदी है? इस ऑप्शन के हिसाब से प्लीज कमेंट करेंगे। तो मानस जैसे शब्द आएगा तो हम ब्रह्मपुत्रा को टिक लगा देंगे, है ना? तो ब्रह्मपुत्रा बाबू कहाँ है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है ब्रह्मपुत्रा जी। चलिए सही हो गए। पांचवा प्रश्न बताइए। पांचवा प्रश्न है, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में जो है किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में चली जाइए, म्यांमार में चली जाइए, बताइए। मतलब तिब्बत में बताइए किस नाम से जानते हैं? तो हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा हमारा तिब्बत, भारत, बांग्लादेश ये सब क्षेत्र से होते हुए बहता है, ये हम जानते हैं। लेकिन तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो हम शंखपुआ के नाम से जानते हैं। तो शंखपुआ कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो लगाए वो सही लगाए। चलिए, अगर मान लीजिए छठा प्रश्न आपसे पूछते, क्या पूछते? छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्रा नदी किन देशों से होकर बहती है? तो जैसे ही ब्रह्मपुत्रा नदी की बात होगी ना, तो बताएंगे किन देशों से होकर बहेगी। तो हम बताएंगे भाई ब्रह्मपुत्रा नदी किन देश से होकर बहती है? भाई भारत से गुजरती है। तिब्बत, अगर तो तिब्बत से गुजरेगी क्योंकि तिब्बत से निकलती है, फिर भारत से, फिर बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी। जो लगा दी वो सही लगाएंगे। चलिए, अब बताइए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जैसे ही भागीरथी आएगा, क्या आएगा? भागीरथी। तो बताइए भागीरथी जो नदी है हमारा, वो कहाँ से निकलेगी? तो भागीरथी को गंगा भी कहा जाता है, ये तो हम भी जानते हैं। अलकनंदा भी गंगा ही है, इस तरह से याद रखना है। मंदाकिनी भी गंगा ही है। तो कहाँ से निकलेगा? गोमुख से निकलेगा। तो गोमुख ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो याद रखिएगा। गंगोत्री में टिक लगा दीजिएगा, गोमुख। चलिए, आठवां प्रश्न क्या है? आठवां प्रश्न है कि लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो लेह सिंधु तट, लेह सिंधु अगर नदी पूछे कि बताइए कहाँ पे है, तो हम बताएंगे भाई दाएं तरफ है। किधर है? दाएं तरफ, मतलब राइट बैंक में है, राइट साइड में है। तो राइट तट पर है। ये सवाल पूछा है एकदम बीबीआई है। और इस तरह से बहुत लोग सोचे ऐसा सवाल कोई पूछता है? नहीं पूछता है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। चलिए, नौवें प्रश्न की बात करते हैं। नौवां प्रश्न है कि भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? बताइएगा, एक ही नदियों में से है। तो हम ब्रह्मपुत्रा और सिंधु को बताएंगे, है ना? तो कहाँ से हुआ है ब्रह्मपुत्रा का बताइए। तो ब्रह्मपुत्रा का हम तिब्बत से ही जानते हैं कि नहीं? और मान लीजिए मतलब तिब्बत में नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्रा को, लेकिन निकला कहाँ से है ब्रह्मपुत्रा? प्लीज कमेंट करेंगे। तो
हम और भी क्लियर कर देंगे, और सवाल है इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू है ना, बता ही दूंगा तो फिर आप तो टिक कितने लगाइएगा, नंबर बताइएगा कमेंट में। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में अगर गंगा को पूछे किस नाम से जानिएगा बांग्लादेश में, तो हम बताएंगे बांग्लादेश में गंगा को हम जानते हैं पद्मा के नाम से। अच्छा, पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है, पद्मा, जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? प्लीज कमेंट करिएगा। 11वां प्रश्न है कि गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो शहर पूछ रहा है आपसे कि सबसे बड़ा शहर कौन है? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर या पटना? देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन नीचे हैं आपके, देख लीजिएगा। तो गंगा नदी के तट पर अगर पूछ रहा है सबसे बड़ा शहर, तो हम एक ही चीज जानते हैं, कानपुर। किसको? कानपुर, जो कि कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा क्षेत्र में है। अगर 12वां प्रश्न की बात करें, 12वां प्रश्न की बात करें तो गंगा की वह सहायक नदी जो है कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में हुआ है? तो गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानों में हुआ है? बताएंगे, मैदानों में हुआ है, ये सवाल पूछता है। अब आपका इस सवाल से आपको थोड़ा सा दिमाग में आया होगा, गोमती नाम सुने होंगे। गोमती को ही पीलीभीती भी बोला जाता है, तो गोमती, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है जी, गोमती। इसी को पीलीभीती भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीलीभीती भी बोला जाता है, तो हो सकता है गोमती की जगह पे पीलीभीती दे। अब देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? बहुत सिंपल जवाब, का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हम बताएंगे तिब्बत में है। चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है कि केदारनाथ में जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 14 प्रश्न है, केदारनाथ से ऋषिकेश जो है प्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बताइए। तो केदारनाथ के ऋषिकेश है ना जी, ऋषिकेश प्रयाग बोलिए आप उसे, जो बोल सकते हैं। तो वहां से कौन सी नदी जो है, देखिए यहाँ पे प्रयाग की जगह पे गलती हो गया है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग है, ठीक है, ये रुद्रप्रयाग है यहाँ पे। तो केदारनाथ के ऋषिकेश में रुद्रप्रयाग के मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मतलब कौन सी नदी? तो हम जानते हैं कि जहां पे रुद्र होंगे वहां पे गुस्सा भी होगा, और गुस्सा होगा तो मतलब कि अलकनंदा तो साथ में होगी ही, अलकनंदा तीनों में होगी, रुद्रप्रयाग हो और चाहे आपका देवप्रयाग हो, ये सब में आपको मिलेगा, है ना। लेकिन अगर रुद्र में हो तो रुद्र को शांत करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मंदाकिनी जी की आवश्यकता होगी, तो मंदाकिनी आवश्यक है, तो मंदाकिनी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि केदारनाथ के ऋषिकेश रुद्रप्रयाग के मध्य अगर पूछ रहा है तो मंदाकिनी, ऐसे मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों होती है, याद रखिएगा। लेकिन आपसे ऑप्शन में मंदाकिनी होगा क्योंकि अलकनंदा तीनों में है, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और भी जो प्रयाग हैं उसमें, जिसमें विष्णु प्रयाग भी आते हैं, जिसमें बहुत सारे 5 प्रयाग है ना। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे देख लीजिए और भी क्लियर कर देते हैं। जैसे 15वां प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी जो है किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी जो है कौन से जल प्रवाह से है? तो हम जानते हैं कि मंदाकिनी का नाम सुनते ही हमारे में अलकनंदा आएगा, क्योंकि मंदाकिनी प्लस अलकनंदा मिलकर बनती है रुद्रप्रयाग, क्योंकि रुद्र को शांत करने वाली मंदाकिनी ही है, और अलकनंदा मिल जाएगी तो शांत हो जाते बेचारे, नहीं तो रुद्र रूप धर लेते हैं वो, समझ गए। तो याद रखना है अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहे हैं ये होगा। चलिए अगर मैं बात करूं 16वां प्रश्न का, किसका? 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो हम जानते हैं कि अलकनंदा के सिवा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे अलकनंदा ही बहती है। कहाँ पे? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर में, उसी जगह। अगर मान लीजिए 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल मतलब उद्गम स्थान जो है कहाँ है? तो यमुना नदी, आहा क्या नाम है। तो हम जानते हैं बंद्रपुच्छ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से होता है। किसकी बता सकते हैं? यमुना नदी का। ऐसे बंदरपूछ बोला जाता है, ठीक है। तो बंदरपूछ श्रेणी में यमुनोत्री हिमनद की शुरुआत हुई थी, ये बात ध्यान रखना होगा आपको। क्लियर? चलिए तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाए वो सही लगाए। अब बात करते हैं हम लोग 18वां प्रश्न की। किसकी बात करते हैं? 18वां प्रश्न की। दामोदर नदी जो है किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है?
तो जैसे ही दामोदर नदी की बात होगी ना जी, तो दामोदर बाबू को हमको ढूंढना है, तो हमको जाना पड़ेगा, गंगा का सहायक बनाना पड़ेगा। क्या ये बात सत्य है? बताइए। तो बोलेंगे नहीं, गंगा का सहायक तो है नहीं है। तो दामोदर नदी जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी होगी हुगली की, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी दिख रहा होगा। समझ गए? हुगली का सहायक नदी, गंगा का नहीं। कंफ्यूज करने के लिए मैं बोल रहा था। चलिए 19वां प्रश्न की बात करें। 19वां प्रश्न है कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो भारत के किस नदी पर सबसे ऊंचा पुल बना है? बताइए। तो हम पहले तो गंगा पे समझते थे, पहले हम और भी नदियों पे जानते थे, लेकिन अब हो गया है चिनाब पर। ऐसे ध्यान रखिएगा। तो ऐसे पुल बनते रहते हैं ना, रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। तो बताइए कि भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है? बता सकते हैं तो बताइए। तो हम बताएंगे चिनाब पर बना है, इसके सिवा कहीं नहीं बना है। तो चिनाब टिक लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। कमेंट करते रहें जोश और एनर्जी के साथ। 20वां प्रश्न को देखिए। 20वां प्रश्न है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? जैसे ही नर्मदा और ताप्ती की बात होगी ना, तो हम याद है कि ज्वार नदों का करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर जो आज दिख रहा है, ये चार दो ऑप्शन नीचे भी है, तो हम जानते हैं कि ज्वार नदों ठीक होगा, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती मिलकर ज्वार नदों का निर्माण करती है। ये हम समझ गए। अब बात करते हैं 21वां प्रश्न। किसकी बात करते हैं? 21वां प्रश्न की बात करते हैं। 21वां प्रश्न है कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदी कौन सी है? रिफ्ट वैली से जो निकलती है वो दो नदी जो आगे चल के ज्वार नदों को बनाती है, वो कौन है? नर्मदा और ताप्ती ही तो है। ऑप्शन नंबर बी जो लगाए सही लगाए। चलिए 22वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे। 22वां प्रश्न है अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है? तो अरब सागर में गिरेगी, उल्टा जाके गिरती है, तो दो ही चीज गिरती है, नर्मदा और ताप्ती ही गिरती है। तो देखिए गोदावरी और कृष्णा गिरेगी नहीं जी, ये तो जाकर उल्टा गिरता है थोड़ी है, ये विपरीत में नहीं चलेगा ना। आपका गंगा ब्रह्मपुत्र ना माही साबरमती गिरेगी। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती से 3 सवाल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अब से भूलिएगा मत। अब 23वां प्रश्न की बात करते हैं। 23वां प्रश्न है सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल। सोन नदी और नर्मदा नदी, ताप्ती नदी नहीं, नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछ रहा है, बताइए। तो हम बताएंगे अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इसमें सोचने वाली तो बात है ही नहीं, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? अमरकंटक, बी में। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी जो है हमारा किधर होती है? पश्चिम की दिशा में, मतलब वेस्ट की तरफ बहती है, मतलब इधर बहेगी भाई, इधर नहीं जाके इधर। इधर सब बहता है, लेकिन इधर जो है आपको नर्मदा और ताप्ती ही बहता है, तो पश्चिम दिशा में वेस्ट में चलेगी। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लूनी नदी जो है किस प्रकार के अफवाह का उदाहरण है? कौन सा ड्रेन सिस्टम का उदाहरण है? बताइए। लूनी नदी, तो लूनी जैसे ही शब्द आएगा ना, तो हमको लगेगा भूमिबद्ध है, अंतर्वाही है ना। मतलब भूमिबद्ध क्यों कहा गया पता है? तो इसलिए कहा गया क्योंकि ये बेचारा जहां से कच्छ के रण से जाएगा और कच्छ के रण से आगे थोड़ा जाएगा और खत्म हो जाएगा, बेचारा आगे नहीं जाता है। मतलब एक तरह से कहिए कि मान लीजिए राजस्थान से निकला और गुजरात में जाके समाप्त हो गया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो वो बेचारा अपने ही सीमा में खत्म हो जाता है। इसका मतलब स्रोत बता रहा हूँ कि कैसा हो सकता है, क्या होता है इसके साथ, बेचारे के साथ अंतर, मतलब कि मिलता ही नहीं बेचारे के। 26 क्वेश्चन नंबर है कि बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? तो बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर जो है वो किस नदी के पानी से आती है, ये सवाल पूछ रहा है। तो आप त्रिवेणी नाम सुनते ही आपको नहीं याद आ रहा है कि त्रिवेणी में जहां पे गंडक होगा वो सही लगा देंगे।
चलिए अब बात करते हैं 27 क्वेश्चन नंबर। 27 क्वेश्चन नंबर है कि मंदाकिनी नदी जो है किस झील से निकलती है। बहुत सवाल अच्छा है। मंदाकिनी तो हम जानते हैं कि भाई मंदाकिनी जी जो हैं, मंदाकिनी नदी अगर है तो हमारा रुद्र जी शांत रहेंगे, अन्यथा भड़क गए तो गड़बड़ा जाएगा। तो मंदाकिनी और अलकनंदा मिलके क्या करते हैं, रुद्र जी को शांत करते हैं, मतलब रुद्रप्रयाग में बहते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो मंदाकिनी नदी अब निकलती कहाँ से है, ये सवाल तो आपके मन में भी आ रहा होगा, मेरे मन में तो है ही। तो मंदाकिनी जो नदी निकलती है ना, वो चौड़ावाड़ी ताल से नामक झील से निकलती है। कहाँ से? चौड़ावाड़ी ताल से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी। और ताल है कहाँ? जहां नैनीताल है, याद रखिएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर। 28 क्वेश्चन नंबर है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख नदियां जो है प्रवाहित होती है। बताएंगे कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख नदियां होती है, तो हम उसमें 3 नदियों का नाम ज्यादा लेंगे। पहला बताइए कौन सा, तो चिनाब का लेंगे, रावी का लेंगे और सतलज का। जो ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे एकदम सही लगाए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चिनाब, रावी और सतलज। 29 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 29 क्वेश्चन नंबर है कि सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है। बहुत सिंपल, कोशी। कोशी है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, दिख रहा होगा। चलिए 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है कि दामोदर नदी कहां से निकलती है। दामोदर बाबू निकलेंगे कहां से, छोटा नागपुर से निकलेंगे, उसी जगह रहते हैं ये। तो छोटा नागपुर पठार के पलामू जो जिला है ना, वहीं से निकलते। तो ऑप्शन नंबर ए में है ना जी, तो यहीं से निकलेंगे। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो जरूर बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है एनसीईआरटी के वन लाइनर का एमसीक्यू तैयार किया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही तुच्छ है, लेकिन नहीं, आप ये देख के जाइए, आपका एग्जाम ना निकले तो बताइएगा। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर है। 31 क्वेश्चन नंबर है कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में जो है डॉन बर्पिंग बोलते हैं। डॉन बर्पिंग के कारण विषम घाटी मतलब रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। कौन ऐसा नदी है जो कि पूर्व की ओर बहती है और रिफ्ट वैली बनाती है, बताइए तो। अरे भाई एक ही नदी नहीं है, यहाँ पे हम कौन सी नदी को बताएंगे। 31 क्वेश्चन नंबर, तो दामोदर बाबू को बताएंगे, क्योंकि छोटा नागपुर से निकलते हैं दामोदर जी, गुस्सा क्या और जाकर रिफ्ट वैली बना देते हैं। समझ गए ना, ये ध्यान रखिएगा। और दामोदर नदी जो है मतलब हुगली नदी का सहायक नदी भी बताया जाता है, मतलब व्रिंस घाटी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए विषम घाटी बोल दिया है, व्रिंस बी व्रिंस घाटी बोलते हैं या भ्रंश घाटी बोलते हैं रिफ्ट वैली को, ये गलत है, ठीक है। चलिए 32 क्वेश्चन नंबर। 32 क्वेश्चन नंबर है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है। तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी जो परियोजना है किस नदी पर निर्मित है, प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम बताएंगे बेतवा नदी का नाम सुने हैं, तो बेतवा नदी कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बेतवा नदी पर मतलब देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जो निकलती है ना, एक राजघाट नदी घाटी है, परियोजना चला था। तो राजघाट जो नदी परियोजना है ना, ये बेतवा पे ही बनी थी, ये सवाल बनता है, ठीक है। तो ये सवाल तो आपका बन गया। चलिए आगे भी चलेंगे और सवाल को देखेंगे। 32 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। 32 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। 33 क्वेश्चन नंबर। 33 क्वेश्चन नंबर है कपिला किस नदी की सहायक नदी है। अब कपिला नाम का शब्द हम सुनते ही दिमाग में आया होगा कि कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी ऑप्शन में है जी। हमको तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, कावेरी नदी। चलिए 34 क्वेश्चन नंबर। 34 क्वेश्चन नंबर आ जाइए। 34 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है। 34 क्वेश्चन नंबर है कि नदियों की लंबाई में जो है या नदियों की जो लंबाई है आरोही क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती की सही अनुक्रम बताना है। तो हम जानते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बड़ा से छोटा की ओर चलेंगे, है ना। तो सही अनुक्रम में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले तो गोदावरी हमारी बड़ी है, गंगा रहती तो गंगा पहले होता फिर गोदावरी होता। तो गोदावरी अगर है तो याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो गोदावरी की लंबाई अगर जानिएगा तभी ना बताइएगा। तो हम जानते हैं 1465,
1465 मीटर लंबा है हमारा गोदावरी। उसके बाद नर्मदा आती है दूसरे नंबर पे 1312। सोचिए उल्टा बहती है लेकिन 1312 इसकी लंबाई है। फिर आती है महानदी, तो फिर महानदी की जो लंबाई है, ये तो गोदावरी का हो गया। अब महानदी का अगर पूछे कि लंबाई, तीसरे नंबर पर महानदी आती है जिसका 851, ठीक है, मतलब 851 किमी है। और तब आती है ताप्ती नदी चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे ताप्ती जो आती है 724 किमी आती है, मतलब 724 आती है। तीसरे नंबर पे हमारा नर्मदा होना चाहिए, तो यहाँ पे नर्मदा हो गई। लेकिन यहाँ पे अब ताप्ती और महानदी में अंतर कर दिया है जी, तो हमारा सबसे पहले महानदी होगा तब ताप्ती होगा। इसमें तो है ही नहीं, थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ा गया, यहाँ पे हमको देना चाहिए था नर्मदा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ठीक है, फिर देना चाहिए था ताप्ती। चलिए अगर 35 क्वेश्चन नंबर की बात करें, दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दक्षिण भारत में अगर जाएं, साउथ इंडिया तरफ जाएं, तो कैच करने का जो है सबसे ज्यादा किसके पास है, सर्वाधिक पावर किसके पास है बताइए जल ग्रहण करने के लिए? तो इसका आंसर हम तो बताइए, तो हम जानते हैं गोदावरी। गोदावरी हमारी बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है इसे, वृद्ध गंगा कहिए। चलिए ये तो हम जान गए। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि भाई प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है, यहाँ पे देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जैसे ही प्रायद्वीपीय नदी की बात होगी ना, मतलब पेनिसुलर रिवर्स बोला जाता है प्रायद्वीपीय नदी को, तो हम बोलेंगे कि भाई गोदावरी है सबसे लंबी और सेकंड नंबर पे भी आती है भारत में। चलिए इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारा नाम इसका है, बूढ़ी गंडक बोल दीजिए, बूढ़ी गंगा बोल दीजिए, वृद्ध गंगा बोल दीजिए, एक ही तो है। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? और हंगरी शब्द आ जाए और सहायक नदी पूछे तो हम तुंगभद्रा नदी का नाम सुने होंगे, सुने थे ना, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में, वो सही होगा। चलिए अब हमको बताइए कि 38वां प्रश्न, 38वां प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण जो है कौन सी नदी करती है? सोचिए नदी पर भी द्वीप का निर्माण होता है। श्रीरंगपट्टनम का नाम सुने होंगे, शिव समुद्रम का नाम सुने होंगे, श्रीरंगम नामक द्वीप का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है। तो है क्या, कहाँ होती है? तो ये सब जो है कावेरी नदी पर होती है, ठीक है। तो कावेरी नदी कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए ये भी बात सही है। अब बताइए 39 क्वेश्चन नंबर, 39 क्वेश्चन नंबर जो है, मतलब सोचिए 1 से 39 तक आपका सिर्फ अपवाह तंत्र से सवाल था। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट में 40 से लेके भारत के जो जितनी भी प्रमुख नदी है वो पढ़ेंगे। चलिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? अब कावेरी नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछ रहा है तो बताइए, तो कहाँ बताइएगा? तो अरे भाई ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकला है। कहाँ से निकला है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी। क्लियर हो गए, कोई डॉट तो नहीं। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग भारत की जो प्रमुख नदियां हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां बनी है ना वो सारा पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 40वां प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो मानसरोवर चीन से निकली है, ये भी हम जानते हैं। और ये हम जानते हैं तिब्बत से निकली है। सिंधु आपका हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, और यहाँ तक कि आपका सतलज भी तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है, जिसमें से सिंधु नदी पूछ दिया तो मानसरोवर झील से निकलती है, ये हम जानते हैं। और मानसरोवर झील तिब्बत में मानसरोवर झील है, वो भी कैलाश पर्वत से निकली है, ये जान लीजिए। सब क्लियर कर दूंगा, एक एक पॉइंट आप क्वेश्चन देखिए, आपके लिए ही एग्जाम में आता है। लोग कमेंट करते हैं कि नहीं अब ये सब नहीं पूछता, ये भ्रम है, भ्रम पैदा किए हुए हैं आप लोग, यही सब पूछता है। बस खेल है कि वहां पे समझने का कि सवाल कैसे पूछता है, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, बस सब्र करें और देखते रहें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 41 क्वेश्चन नंबर, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अब सतलज का पूछ दिया, लीजिए अगर पूछा सिंधु का तो सतलज भी मानसरोवर झील से ही निकलता है, लेकिन मानसरोवर के निकट आगे तो सतलज तिब्बत में ही निकलता है, तिब्बत से मतलब मानसरोवर के झील से निकलता है, लेकिन मानसरोवर के झील के निकट एक झील है जिसके हम
राकसताल झील बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, मानसरोवर के निकट, राक्षस नहीं होके राकसताल। और याद रखिए अच्छा कभी कभी दे देता है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, राकसताल झील से निकलती है। क्लियर हो गए। 42 क्वेश्चन नंबर है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल है कहाँ? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछ रहा है जी। तो झेलम का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछे तो प्लीज जवाब दीजिए। अब झेलम नदी आ जाए तो शेषनाग को भूल जाएंगे क्या? नहीं ना। तो झेलम में शेषनाग झील, तो शेषनाग झील से निकलती है। ऐसे इसका पूरा डिटेल है कि वेरीनाग झरना है वहां पे कश्मीर में, वहीं से निकलती है। शेषनाग झील के नाम से भी जानते हैं इसे। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर है, 43 क्वेश्चन नंबर है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल, अरे बाप रे बाप, ऐसे कैसे पूछ दिए? तो बताइए बताइए प्लीज कमेंट करेंगे कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल बताइए, प्लीज कमेंट करेंगे। चिनाब नदी का उद्गम स्थल हम बता देंगे कि लाहौल के वारा लाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रप्रभा है ना, वहां से निकलती है। अब देखिए यहाँ पे जो है वारा लाचा दर्रा भी है, लाहौल लाहौल घाटी भी है। अब बताइए ये लग रहा है कि तीनों आंसर होगा, नहीं। कहाँ से मेन निकला? तो आगे चंद्रप्रभा अगर नहीं रहती तब हम वारा ला जो है वारा लाचा दर्रा लगाते, लेकिन नहीं, जब चंद्रप्रभा है वहीं से मेन तो है, वहीं से निकलती है, तो मतलब क्लियर है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 क्वेश्चन नंबर है कि रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो जैसे ही रावी नदी का नाम आए ना तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि कांगड़ जिला। अब कांगड़ जिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो कांगड़ जिला के हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और ये भी पता है हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है, तो रोहतांग दर्रा तो ऑप्शन में है नहीं, तो कांगड़ जिला तो है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये हो गए, हम तब तब बताते रहे तब तब आप कमेंट करते। 45 क्वेश्चन नंबर है ब्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो जैसे ही ब्यास नदी का शब्द आए तो बताएंगे भाई ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है ना, तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए ये भी सही है। अब 46 क्वेश्चन नंबर बताइए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल, बहुत अच्छे से गोमुख से बोलिएगा ना, लेकिन हमको बताना है कि केदारनाथ की चोटी के उत्तर में जब जाइएगा नॉर्थ में तो गोमुख नामक स्थान है, वहीं से निकलती है। और उसी जगह से गंगोत्री बोल दीजिए, जो बोलना है आपको बोल दीजिए। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुना नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछ रहा है ना तो आपको एकदम निश्चिंत होकर बताना चाहिए कि क्या होगा। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल बताए तो बंदरपूछ एक जगह है, वहां पे पश्चिम ढाल पे जाइए, वहीं पे स्थित है यमुनोत्री हिमानी मतलब हिमनद, उसी जगह है। क्लियर? यमुनोत्री हिमनद बोल दीजिए, बंदरपूछ नाम का जगह है, ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? अब गोमती नदी भाई लखनऊ का फेमस नदी है, कैसे भूल सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीती गोमती ही जगह पे निकलती है, गोमती नाम ही है, पीलीभीती का नाम है, तो पीलीभीती जनपद में गोमती है जगह है और गोमती नदी वहीं से निकलती है, ऐसे बता देना है। चलिए 49 क्वेश्चन नंबर आ गए हैं हम लोग, आधा आधा आ चुके हैं। 49 क्वेश्चन नंबर है घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल पूछते तो जैसे ही घाघरा आए तो तिब्बत को भूल नहीं सकते हैं, तिब्बत से ही निकलती है, लेकिन कहाँ से? तो तिब्बत के माप चा चुंग हिमनद से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाए। 50 प्रश्न है कि गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो जैसे ही गंडक नदी की बात करेंगे ना जी तो तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलीगिरी पर्वत से निकलती है। तो तिब्बत, ठीक है, गंडक नदी अगर पूछे कहाँ से निकलती है तो हम बताएंगे कि भाई तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी जो पर्वत है ना वहां से निकलती है। अब धौलागिरी तो यहाँ पे है नहीं है ना, तो गंडक नदी कहाँ से निकलेगी? तो नेपाल की सीमा से निकलेगी। नेपाल की सीमा लगा दीजिए, क्या करिएगा, नहीं तो यहाँ पे याद रखिए धौलागिरी पर्वत है ना वहां से निकलती है गंडक। तिब्बत नेपाल का एक सीमा है, तो देखिए यहाँ पे दोनों दे दिया है तिब्बत नेपाल, तो हम जहाँ पे नेपाल सीमा दिया ना सबसे पहले नेपाल को दिया कि हमारे आसपास कौन सी है, नेपाल भी है,
तो नेपाल को टिक लगा दीजिए, वहीं से निकलती है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि कंफ्यूज नहीं, क्लियर है। अगर नेपाल नहीं होता तो तिब्बत की सीमा लिखा रहता, तिब्बत की सीमा टिक लगा देते। अगर मान लीजिए तिब्बत और नेपाल दोनों है तो यहाँ पे मान लीजिए कहाँ से, तो वहाँ पे धौलागिरी पर्वत लिखा रहता, वहीं से निकलता। क्लियर, ये हो गए 50 प्रश्न। 51 क्वेश्चन नंबर देखिए, कोशी नदी का उद्गम स्थल क्या है? जैसे ही कोशी नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो प्लीज कमेंट करेंगे, तो हम बताएंगे भाई ये इसमें जो है 7 धारा का मुख्य धारा जो है प्रवाह होता है, 7 धारा का धारा प्रवाह होता है। और अरुण नाम के माउंट एवरेस्ट है, अरुण नाम का एक जगह है, वहां से माउंट एवरेस्ट है, उसी के पास से गोसाई थाना छुट्टी है, उसी से निकलता है कोशी। लेकिन यहाँ पे गोसाई थाना तो नहीं है, लेकिन माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट के पास से निकलता है कोशी नदी। क्लियर हो गया। अगर बात करूं 52 क्वेश्चन नंबर की, 52 क्वेश्चन नंबर है चंबल नदी का उद्गम स्थल। तो जैसे ही चंबल नदी का उद्गम स्थल पूछे ना आपसे तो कमेंट कीजिए कि क्या होगा। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए ना आपसे तो मध्य प्रदेश में जो माहू है, माहू के निकट एक विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत के जनापौ पहाड़ी है, वहीं से निकलता है। तो अब यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर आपको दिख रहा है? तो मध्य प्रदेश के माऊ जिला जो है ना वही आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो आप सही लगा दिए, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। चलिए ये हम समझ गए। अब इसी में 53 क्वेश्चन नंबर देखिए कि सवाल क्या है। 53 क्वेश्चन नंबर है कि बेतवा नदी कहां से निकलती है। अब सोच के देखिए कि बेतवा नदी सवाल पूछ रहा आपसे तो कहां से निकलेगी। तो बेतवा नदी जो है रायसेन जिले से निकलती है। कहां से निकलती है? रायसेन जिले से, मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। तो रायसेन जिले के मध्य प्रदेश से निकलती है, ये हम जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मान लीजिए 54 क्वेश्चन नंबर की हम बात करें, 54, तो केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो केन नदी का उद्गम स्थल अगर पूछा जाए ना तो सतना जिला बता दीजिएगा। क्या बता दीजिएगा? सतना जिला बता दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे सतना, और क्या था? केन नदी। और याद रखिए सतना जनपद है जो कि मध्य प्रदेश में है, और कैमूर जो पहाड़ी है ना वहां से निकलती है। पूरा डिटेल बताते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कहिएगा कि नहीं बता रहे हैं सर। 55 क्वेश्चन नंबर है कि सोन नदी का उद्गम स्थल। अब सोन नदी का बताइए, किन नदी जान गए तो सोन नदी। तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये हम जानते हैं, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। नर्मदा भी निकलती है। चलिए 56 क्वेश्चन में ताप्ती नदी कहां से निकलती है, प्लीज कमेंट करेंगे, बता चुका हूं मैं। 56 क्वेश्चन में है दामोदर नदी कहां से निकलती है। अब दामोदर नदी तो पलामू से ही निकलेगी ना। दोबारा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है, इसमें हम टिक लगा चुके हैं। चलिए ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल बताइए। 57 क्वेश्चन नंबर, तो हम जानते हैं कि तिब्बत से निकलती है, लेकिन तिब्बत से कहां? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तो मानसरोवर का झील कहां है? ऑप्शन नंबर ए में। तो मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है, चेमा युंगडुंग नदी से निकलती है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए 58 क्वेश्चन नंबर, 58 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, प्लीज कमेंट करेंगे गोदावरी नदी का। तो जैसे ही गोदावरी नदी का बात होगा ना तो महाराष्ट्र को याद रखिए, और महाराष्ट्र जब जाइएगा ना तो नासिक जाइए, नासिक जब जाइएगा ना तो वहीं पे त्र्यंबकम पहाड़ी है, वहीं से निकलती है। तो लीजिए ऑप्शन नंबर ए, त्र्यंबकम पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र निकलती है। चलिए 59 क्वेश्चन बताइए। 59 क्वेश्चन नंबर, कृष्णा नदी कहां से निकलती है, प्लीज कमेंट करेंगे, प्लीज कमेंट करेंगे, प्लीज कृष्णा नदी कहां से निकलती है, प्लीज 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 कमेंट करें। तो कृष्णा नदी हम चले जाएंगे पश्चिम घाट चले जाइए, और पश्चिम घाट के कहां? मलेश्वर में चले जाइए, महाबलेश्वर में चले जाइए। चलिए ये होगा 60वां क्वेश्चन, फटाफट जवाब देंगे। 60वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 60वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, कावेरी नदी जैसे ही शब्द आया उद्गम स्थल बताइए। तो जैसे ही कावेरी नदी आए तो हम चले जाएंगे कर्नाटक। कर्नाटक के कहां जाएंगे? कुर्ग जिले में जाएंगे, और कुर्ग जिला में एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वहीं से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाए हैं। एकदम फटाफट जवाब दीजिए। 61 क्वेश्चन नंबर आ गए। नर्मदा नदी कहां से निकलती है बताइए, नर्मदा नदी कहां से निकलती है, प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम जानते हैं मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जहां से सोन निकलती है। तो यही ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाए। चलिए 62 का आंसर का जवाब दीजिए। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, ऊपर से जहाज जा रहा है इसलिए आवाज आ सकती है। चलिए ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बताइए। 62 का जवाब दीजिए। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? अरे भाई ताप्ती नदी भी हम जानते हैं है तो यहाँ से क्या बोलते हैं, बैतूला जिला है। बैतूला जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जब
मुल्ताई नागर है ना, उसी के पास से निकलती है। बैतूल जिला जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन सी झरना? ताप्ती नदी निकलता है, सॉरी झरना नहीं, नदी निकलती है। क्लियर हो गए? क्लियर क्लियर क्लियर। तो याद रखिएगा, ऐसे बोला जाता है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई कहिए या मूल ताप्ती नगर निकट से निकलती है। क्लियर हो गए? इसलिए चलिए, ये सब फन के लिए, थोड़ा सा जोश के लिए बोलता रहता हूँ। चलिए 63 क्वेश्चन नंबर है, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी कहाँ से निकलती है? प्लीज कमेंट करेंगे। महानदी महानदी महानदी। तो महानदी जैसे ही आ जाएगा तो हम बता देंगे कि भाई अमरकंटक से नहीं निकलेगी, न गुर्क से निकलेगी। गुर्क से निकलेगी क्या, बता सकते हैं? नहीं। महानदी जब भी निकलेगी तो मध्य प्रदेश से ही निकलेगी, और मध्य प्रदेश के रायपुर जिला से निकलेगी। और रायपुर जिला के पास एक सिहावा जगह है, वहां से निकलती है। सिहावा, सिवाय बोलता। 64 क्वेश्चन नंबर आ गए। साबरमती नदी का उद्गम स्थल बताइए, साबरमती उद्गम स्थल का। तो हम जैसे ही साबरमती की बात करेंगे ना, तो ना अमरकंटक को याद करेंगे, ना नासिक को करेंगे तो अरावली पर्वत को। अरावली पर्वत का राजस्थान। ऐसे साबरमती याद आता है तो आश्रम याद आता है, गांधी जी को याद आता है, लेकिन गुजरात में नहीं। आपको याद रखिए, निकला है, इसका उद्गम हुआ है अरावली पर्वत में, याद रखिएगा। और राजस्थान में है, वहीं से निकला है। और जाके कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जरूरी था, बता दिया मैंने। 65 क्वेश्चन नंबर 65। भारत में कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी ऐसी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार? माही नदी करती है। चलिए, माही नदी करती है। कैसा लग रहा है? फन लग रहा है कि नहीं लग रहा? 66 क्वेश्चन आप देखिए। अधिकांश जो लवणीय नदी है किस अफवाह तंत्र का भाग है? जो नमक वाला जो नदी है वो बताइए कौन सा अफवाह तंत्र है, ड्रेन सिस्टम है, किसका भाग है बताइए। प्लीज कमेंट करेंगे, प्लीज 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 प्लीज। तो बंगाल की खाड़ी आप देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। 67 क्वेश्चन नंबर। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो जैसे ही महात्मा गांधी का सेतु की बात करेंगे ना, तो हम बिहार पटना याद रखेंगे। बिहार पटना में है, ये हम जानते हैं। तो पटना में बनाया गया ना सेतु, जो कि सबसे लंबा था। अब तो भाई क्या होता है, इसके जगह पे और कोई बड़ा बन गया है। 68 क्वेश्चन नंबर। महानदी कहाँ से निकलती है और कहाँ से निकल के कहाँ गिरती है, ये पूछ रहा है। तो महानदी जो है निकलती है, ये तो हम जान गए, लेकिन कहाँ से निकल कर गिरती है ये पूछ रहा है। तो कहाँ गिरती है माही नदी, बता सकते हैं? प्लीज कमेंट करेंगे। तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये तो हम जानते हैं। तो खंबात की खाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश से निकलेगी और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। क्लियर? चलिए 69 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं आपके स्क्रीन पे है। विश्वासघातनी नाम है इसका, सॉरी। विश्वासघातनी नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो विश्वासघात करने वाला नदी का नाम बता सकते हैं? तो हुगली नदी है, जो कि बंगाल में है। तो हुगली नदी है, ये विश्वासघात है, कभी भी बंगाल को धोखा दे देता है और कभी भी दे सकता है किसी को भी। ये विश्वासघाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 70 प्रश्न है। संकोच नदी जो है किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो जैसे ही संकोच नदी की बात करेंगे ना, तो हम बोलेंगे, कैसे बताएंगे? तो संकोच नदी बताइए। हम बताएंगे कि संकोच नदी हमारे दिमाग में आया, असम और अरुणाचल प्रदेश के सिवा कहीं टिक नहीं लगा सकती। तो असम और अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर? चलिए 71 क्वेश्चन नंबर बताइए। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज कहिए, ब्यास कहिए, रावी कहिए, चिनाब कहिए और झेलम अगर नदी है तो हम इसे क्या कहेंगे बताइए? पंच नद कहेंगे। पंचम नद भी बोल सकते हैं, 5 नदों का संग्रह बोल सकते हैं। तो पंच नद बोल दीजिए। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाए। चलिए 72 क्वेश्चन नंबर। झेलम नदी का उद्गम स्थल बता देंगे प्लीज। झेलम नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो झेलम नदी जैसे ही आपके सामने आ जाए तो आप समझ जाइए कश्मीर चले जाइए और कश्मीर के शेषनाग झरने पे चले जाइए और कश्मीर के शेषनाग के बेरीनाग झरने में भी चली जाइए, उसमें भी चली जाइए। तो शेषनाग हो या बेरीनाग झरना एक ही है, ठीक है? या तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाए वो सही लगाए। चलिए 73 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। 73 हिमालय जो नदियां हैं वो कैसी होती है? तो हिमालय नदियां जो है, हिमालय से जो पानी आती है वो 12मासी होती है। मतलब 12 माह चलता है, 12 महीना भी चलता है, तो 12मासी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 74 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है। प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह कैसा होता है? तो जैसे ही मतलब प्रायद्वीपीय जो नदी है उसका प्रवाह पूछे कैसा होता है, तो हम बताएंगे 74 का मौसमी होगा। और क्या, जो प्रायद्वीपीय है ना वो मौसम पे डिपेंड करता है, इसलिए 12मासी इसे नहीं कहते हैं। लेकिन 12मासी जो हिमालय से आ रहा है, जैसे गंगा 12मासी है। इस तरह से एग्जाम्पल याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 75 प्रश्न, NED, ठीक है,
NDN नहर जो है किस नदी से निकाली गई है? अब देखिए ये सवाल जो है ना बहुत यूनिक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। एडन ऐसे नहर है, यहाँ पे देखिए ये जो है ना हिंदी शब्द गड़बड़ हो गया है, एडन। यहाँ देखिए एडन है। एडन नहर जो है किस नदी से निकलती है? 75 का क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो एडन नदी जो है दामोदर नदी से निकलती है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलिए, ये थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ज़रूरी है। और चलिए, भारत की नदियाँ और उनके किनारे बसे जो नगर हैं, जो कि हम टोटल इसका 30 क्वेश्चन का तैयारी किए हैं। मतलब टोटल हमारा स्टेट कितना है? 28 है, लेकिन हम स्टेट का नहीं, स्थान की बात करेंगे कि उसमें जो आएगा हम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 76 क्वेश्चन नंबर से शुरू कर रहे हैं, तो लेह शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो लेह सबसे बड़ा सवाल है। तो लेह जैसे ही शब्द आएगा ना, तो हम इस ऑप्शन में हम जानते हैं कि गंगा तो नहीं जा सकती है, ब्रह्मपुत्रा भी हम नहीं जाएँगे, झेलम भी नहीं जाएँगे, जाएँगे तो सिंधु नदी पे। तो ऑप्शन नंबर बी ये भी सही है। अब बताइए 77 क्वेश्चन नंबर, प्लीज़ कमेंट करेंगे 77 क्वेश्चन नंबर का कि कानपुर शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर शहर आपसे पूछ रहा है। तो जैसे ही कानपुर शब्द आएगा मेरे पास, तो हम बताएँगे अच्छा जी कानपुर, तो कानपुर तो हम जानते हैं गंगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में वो जो है कहा जाता है कि गंगा का विस्तृत अगर रूप देखा जाए, तो गंगा के किनारे सबसे ज़्यादा अगर सार्वजनिक रूप से तो कानपुर ही बस शहर बसा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बनारस मतलब यूपी का क्षेत्र याद आएगा, फिर बिहार, पटना आ जाएगा, ठीक है? तो गंगा ऑप्शन नंबर बी ये सही है। वो याद रखिए 78 क्वेश्चन नंबर और डिटेल बाद में करेंगे। श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती बोला जाता है, श्रावस्ती जो है किस नदी के किनारे स्थित है? श्रावस्ती जो एक क्षेत्र है, वो बताइए किस नदी का? तो राप्ती नदी का नाम सुने होंगे, राप्ती नदी है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए ये भी सही है। चलिए 79 क्वेश्चन नंबर, कोटा शहर का नाम सुना है ना? कोटा है कहाँ? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो कोटा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा किस स्टेट का जगह है? बहुत फेमस है, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो कोटा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा जैसे ही शब्द आएगा ना, तो हम बोलेंगे भाई चंबल नदी का नाम सुने हैं? तो हम बोलेंगे हाँ सुने हैं। तो हाँ चंबल ऑप्शन नंबर ए। चंबल कहाँ है? राजस्थान में है। तो चंबल, कोटा कहाँ है? राजस्थान में। एक कटक है, कटक कहाँ है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। चलिए 80 प्रश्न है, 80 प्रश्न, ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ये तो हम बताना नहीं चाहेंगे। पटना किस नदी के किनारे बता दीजिए। चलिए 81 क्वेश्चन नंबर, 81 क्वेश्चन नंबर है वाराणसी शहर किस नदी के किनारे? अरे भाई कानपुर हो, पटना हो, वाराणसी हो, ये सब है गंगा, तो इसमें बताने वाली बात तो कुछ है नहीं। चलिए 82 क्वेश्चन नंबर, गया शहर बताइए तो जरा। बहुत बिहार का जो गया शहर है जिसमें विष्णुपद फेमस मंदिर है, आप बताइए। बोध गया का नाम सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे। तो बताइए, तो वहाँ पे फल्गु, फल्गु को ही निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए 83 क्वेश्चन नंबर, 83 क्वेश्चन नंबर है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जैसे ही दिल्ली शहर जो है पूछे, तो हम बताएंगे दिल्ली में यमुना नदी है मेरे दोस्त। क्या ये बात सत्य है? तो हाँ एकदम बात सत्य है। यमुना किनारे बसे हैं कौन? दिल्ली शहरिया, है ना? ऐसे याद कर सकते हैं। अरे दिल्ली नगरिया बसी है, राजधानी भी बसी है, बोलिए दिल्ली राजधानियां बसी है यमुना नदी के किनारिया, जो भी बोल सकते हैं। अपना भोजपुरी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज बोलने में फन होनी चाहिए, बस इतना जानी चाहिए। इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, किन दो नदियों के संगम? पहले प्रयागराज ही था, बाद में इलाहाबाद हुआ, फिर प्रयागराज हुआ है, समझे? तो वास्तविक इतिहास तो प्रयागराज ही के नाम से जानते हैं उसे, क्योंकि वहां पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। तो यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती बेचारी लुप्त हो रही, क्योंकि कलयुग आ गया है। कलयुग में सरस्वती रह के भी क्या करेंगी, क्योंकि मति तो भ्रष्ट हो रहे हैं, है ना? तो गंगा यमुना का संगम है, याद रखिएगा। चलिए 85 क्वेश्चन नंबर, 85 क्वेश्चन नंबर है कि बैतूल शहर जो है किस नदी के किनारे है? तो बैतूल शहर का नाम सुनते ही आपको याद आता है? नहीं याद आता होगा, कोई बात नहीं। बैतूल शहर जो है, हम अगर पूछें तो हम बताएंगे भाई बैतूल शहर हमारा कहाँ है? ताप्ती नदी में है, क्योंकि ताप्ती नदी वहीं से निकलती है, तो बैतूल जनपद बोला जाता है ना? ताप्ती नदी। चलिए 85 हो चुका है। 86 क्वेश्चन नंबर, बद्रीनाथ बताइए तो जरा। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है? तो जहां बद्री जी विराजमान है, वहां पे बद्री का मदद करने के लिए, स्वागत करने के लिए अलकनंदा नदी की तो होने आवश्यकता है ना जी। तो अलकनंदा ऑप्शन नंबर। और जहां पे भागीरथी अलकनंदा है, वहां पे देव का वास होगा। और जहां पे मंदाकिनी और अलकनंदा है,
तो वहाँ पे रुद्र का होगा, क्योंकि उनकी रक्षा करना है ना, मंदाकिनी और अलकनंदा का रक्षा करना है, तो कौन करेगा? रुद्र जी करेंगे। और शांत करेगी कौन? मंदाकिनी जी करेगी। ये ऐसे हम याद करवाने के लिए ये सब शब्द जो है स्टोरी क्रिएट करते रहते हैं। 87 क्वेश्चन 1, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? जैसे ही विजयवाड़ा की बात आएगी ना, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज बात आएगा कि अरे भाई विजयवाड़ा कृष्णा नदी यार, सॉरी यार शब्द, सॉरी क्षमा चाहते हैं, वो फन में निकल जाता है। चलिए 88 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। कुरनूल शहर किस नदी के किनारे है? जैसे ही कुरनूल शब्द आ जाए ना, तो हम बताएंगे कि भाई कुरनूल शब्द आ रहा है तो नॉर्मल बात है कि वहां पे तुंगभद्रा नदी होगा, है ना? तुंगभद्रा नदी होगा, ये बात भी सत्य है। ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा यहाँ पे जो मैंने बताया विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी, ये हम जानते हैं 87 का। चलिए 89 क्वेश्चन नंबर बताइए। 89 जो है मथुरा शहर, हाँ क्या मथुरा है, हमारे कृष्ण का स्थान है। तो मथुरा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है बताइए? तो जैसे ही मथुरा की बात करेंगे ना, तो हम यमुना नदी को कैसे भूल सकते हैं? दिल्ली में यमुना, मथुरा में यमुना, वृंदा में यमुना ऐसे ही आप ना जोड़ सकते हैं। तो यमुना, चलिए यमुना नदी। चलिए 90 प्रश्न है। 90 प्रश्न ये है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? जैसे ही गुवाहाटी शब्द आएगा ना, तो हमको एक ही चीज याद आएगा कि 90 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी ऑप्शन लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, सही हो जाएगा। चलिए 91 क्वेश्चन नंबर की बात करें। कोलकाता शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? जैसे ही कोलकाता शब्द आ जाए ना, तो हम बताएंगे हुगली नदी जी, विनाशकारी विश्वासघातनी नदी है ये। कौन? हुगली। तो हुगली कहाँ है? कोलकाता में, इसलिए कोलकाता को कभी कभी विनाश करते रहता है। चलिए समय समय पर, इसलिए जरूरी है इस नदी से सुरक्षित होना। अब जैसे हमारे में बिहार में कोसी नदी की बात करें, और दामोदर नदी भी विनाशकारी है बंगाल के लिए सबसे ज्यादा, लेकिन हुगली जो है विश्वासघातनी है। अगर मान लीजिए कोई पानी मिला ना, तो कहेगा हम ना रखेंगे भाई, ले जाओ, बाढ़ आओ चाहे जो आए, हमको मतलब नहीं, हम उतना ही पानी रखेंगे जो मेरे में सक्षम है। हुगली नदी का कारण है, इसलिए विश्वासघाती कहा जाता है उसको। श्रीरंगपट्टनम जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम जैसे ही आएगा ना, तो हम बताएंगे कि श्रीरंगपट्टनम हो जाए, शिव समुद्रम हो जाए, ये सब नदी जो है ना, वो कावेरी का है, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगर मान लीजिए 93 क्वेश्चन नंबर की बात करें, पुणे जो है किस नदी के किनारे है? पुणे महाराष्ट्र। अब पुणे महाराष्ट्र में गोदावरी नदी होगी, इसके सिवा तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मुठा नाम का एक नदी है जो कि पुणे पे है, मतलब पूना बसा हुआ है। तो यहाँ पे मूला कहीं कहीं दे देता है, और यहाँ पे मुट्ठा दे देता है, था लगा देता है ठा की जगह पे, तो मुट्ठा या था, था में कभी प्रिंट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसलिए दोनों दिए हैं, नहीं तो हम हटा देते इसको। चलिए 94 क्वेश्चन नंबर है। 94 है कि चेन्नई किस नदी के किनारे बसा है? तो जैसे ही चेन्नई आएगा ना, तो अडियार याद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अडियार एक नदी है चेन्नई में, वही है, तो अडियार। चलिए आगे बात करें 95 क्वेश्चन नंबर। अब देखिए ये सब सवाल पूछा हुआ है, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा, ये वादा करता है। होशंगाबाद जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो होशंगाबाद की बात कर रहे हैं ना, तो होशंगाबाद अगर हम बात करें, तो हम बताएंगे अरे भाई होशंगाबाद पूछ रहे हो आप, गजब बात करते हो, नहीं पता है हमको। नर्मदा नदी का नाम सुने हैं? तो हाँ, तो बस वहीं है, नर्मदा नदी में है। अच्छा 96 क्वेश्चन नंबर बताइए। 96 क्वेश्चन नंबर है, नेल्लौर जो है किस नदी के किनारे बसा है? नेल्लौर, हाँ क्या नाम है? तो पेन्नूर का नाम सुने होंगे, तो पेन्नूर नदी है। नेल्लौर, नेल्लौर, पेन्नूर, पेन्नूर बता दीजिएगा या पिन्नौर बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नदी का नाम है। 97 क्वेश्चन नंबर है, तंजावुर किस नदी के किनारे बसा है? जैसे ही तंजावुर का नाम आएगा, तो कावेरी नदी को भूल नहीं सकते हम लोग, क्योंकि 97 का कावेरी नहीं। तंजावुर, श्रीरंगपट्टनम है ना, शिव समुद्रम, ये सब कावेरी जो है बेचारा मदद करता है, ये सबको पानी देता है। 98 क्वेश्चन नंबर है, संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? संबलपुर, हाँ संबलपुर। जैसे ही संबलपुर का बात आएगा ना, तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा जहाँ नदी है, महानदी,
वहाँ चलेंगे, तो महानदी के पास चले जाइए। तो 98 का ए होगा महानदी, ये भी बात सही है। अच्छा, अब बताइए हैदराबाद की बताइए। हैदराबाद जो शहर है किस नदी के किनारे है? हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे है बताइए तो जरा। तो हैदराबाद का नाम सुनिए मत, नहीं तो डर जाइएगा। क्यों? क्योंकि हैदराबाद जो शहर है ना, वो हमारा मूसी नदी के किनारे है। तो जहाँ पे मूसी मतलब चूहा रहता हो, उसी जगह ये हमारा हैदराबाद शहर नदी जो है बसा हुआ है। क्योंकि गणेश जी का सवारी है ना जी चूहा, वही बचाता है हैदराबाद को, देख रहे हैं, इसलिए बढ़ते जा रहा है वो। ये सब जोड़ता हूँ एक स्टोरी टाइप से। 100वां प्रश्न है नासिक। अब नासिक की बात हो रही है तो नासिक में एक ही तो नदी निकलती है, गोदावरी नदी, वहीं से निकलती है। तो नासिक किसके किनारे बसा है? गोदावरी नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर ए त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, ये हम जानते हैं। 101 प्रश्न की बात करते हैं। 101 प्रश्न है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर जो हम नाम सुने हैं, फतेहपुर सिकरी का नाम सुने होंगे ना, सुने होंगे। तो जैसे ही फतेहपुर सिकरी निकले तो गंगा नदी, इसमें सोचना ही नहीं है। फतेहपुर सिकरी जो कि कहाँ है, जो कि अकबर का फेवरेट जगह है फतेहपुर। 102वां प्रश्न, 102वां प्रश्न है कि इटावा किस नदी के किनारे स्थित है? इटावा की बात करें तो हम बोलेंगे यमुना। दिल्ली, मथुरा, इटावा, ये सब यमुना नदी मदद करता है, ये सबको पानी देता है बेचारा। 103 प्रश्न, गोरखपुर का नाम सुने होंगे। गोरखपुर में फेमस कहानी हुई है, चौरी चौरा कांड का नाम सुने? उसी जगह की कहानी है ना। तो बताइए गोरखपुर में किस नदी पर बसा है? तो गोरखपुर पूछते ही आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा, राप्ती नदी। कौन सी नदी? राप्ती नदी। तो ऑप्शन नंबर ए राप्ती नदी बता दीजिएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 104 प्रश्न। 104 प्रश्न क्या है पता है? वहां पे जो है मैं एक क्वेश्चन था प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो प्रयाग को हम उल्टा बता दिए हैं, प्रयाग को ही रुद्रप्रयाग बता दिए हैं। वहां पे मिस प्रिंट को हमको लगा मिस प्रिंट है इसलिए, लेकिन वहां पे नहीं, वो प्रयाग ही का था जिसमें गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। अब यहाँ पे सवाल जो है 104 प्रश्न है। 104 में है रुद्रप्रयाग। रुद्र कहाँ होगा? अब बताइए रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदी मिलती है? तो आप बताइए रुद्रप्रयाग में। तो रुद्र मतलब गुस्सा वाला, गुस्सा वाला जगह पे ठंडा कौन करेगा? वहां पे दो देवी जाएंगी तभी ठंडा हो सकता है। रुद्र जी, मंदाकिनी जी, अलकनंदा जी जाएंगे। तो मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन जहाँ पे होगा वहां पे रुद्र जी मिलेंगे, रुद्रप्रयाग होगा वहां पे। क्लियर हो गए? अब चलिए देवप्रयाग की बात करते हैं। तो देवप्रयाग की बात करेंगे ना, तो देवप्रयाग जब जाइएगा तो देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती है ये आपसे पूछ रहा है। तो अब देवप्रयाग की बात हो रही है, सब नदियां जो है गंगा के किनारे बसे हैं। अब इसका आंसर का जवाब देंगे देवप्रयाग में। तो जैसे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर रुद्र जी को शांत की, तो यहाँ पे जहाँ पे देव का वास हो रहा है वहां पे भागीरथी का होना आवश्यक है ना। और अलकनंदा का स्वागत करना भी आवश्यक है। तो भागीरथी और अलकनंदा जब जहाँ पे मिलेंगे वहां पे देवप्रयाग कहलाएगा। तो याद रखना है कि भागीरथी और अलकनंदा का मिलन हो रहा है तो देवप्रयाग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 106वां प्रश्न। अब चलते हैं जलप्रपात और झील से संबंधित जो सवाल बन सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। अब जलप्रपात और झील की बात कर रहे हैं तो चलिए 106 प्रश्न से शुरू है। कर्नाटक में स्थित गोक्का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित जो गोक्का जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो हम बताएंगे घाट प्रभा नदी है उसी जगह पे। तो घाट प्रभा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर हो गए? अब बात करते हैं 107वां प्रश्न, हुंड्रू जलप्रपात का बात करते हैं। 107वां प्रश्न, हुंड्रू जलप्रपात जो है किस नदी पर अवस्थित है? प्लीज कमेंट करेंगे, इस पे सही सही जवाब देंगे। तो हुंड्रू जैसे ही शब्द आएगा ना, स्वर्ण रेखा नदी याद रखेंगे, झारखंड को याद रखेंगे, स्वर्ण रेखा नदी। चलिए 108वां प्रश्न की बात करते हैं। 108वां प्रश्न है कि तसो मोरीरी झील, मोरीरी झील जो है किस राज्य में स्थित है? इस ऑप्शन को देखिए और बताइए। बताएंगे? प्लीज बताइए, कमेंट कीजिए। तो जैसे ही तसो मोरीरी झील आ जाए ना तो लद्दाख चले जाइएगा और लद्दाख घूम के आइएगा ना तो वहीं पे ये नदी आपको झील जो है दिखेगा। अब जोग जलप्रपात का नाम सुने होंगे। जोग जलप्रपात को ही गरसोप्पा जलप्रपात में ही बोला जाता है ना, बोला जाता है ना। बताइए तो किस नदी के मतलब किस नदी पर स्थित है? तो जोग जहां लगेगा
वहाँ पे शरावती होंगे। तो शराब तो जो जहाँ पे लगेगा उसे शरावती तो लगेगा ना जी, ऐसे याद कर सकते हैं। 110वां प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? इतने बार पढ़े, उड़ीसा जाइए मिल जाएगा चिल्का झील, है ना, नमकीन पानी है, खारे पानी है भाई वहाँ पे। चलिए 111वां प्रश्न है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? जैसे नियाग्रा आएगा ना तो हम चित्रकूट को याद करेंगे, अपने चित्रकूट को याद कर लेंगे। क्या ये बात सही है? एकदम सही है, चित्रकूट जलप्रपात को याद करिएगा। और कितना मीटर पता है? 29 मीटर ऊंचा ही है, 29। अब लीजिए 112वां प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? ये अब तो समझ गए कि नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात को, ये हम जान गए। लेकिन चित्रकूट जलप्रपात जो है किस नदी पर है, ये आपसे पूछे तो इंद्रावती नाम का एक नदी होता है, ठीक है, वो नदी है। तो इंद्रावती का नाम जो है जहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, वही आपका नदी है। अगर मान लीजिए इसी से पूछ रहा है कि 113वां प्रश्न, याद रखिएगा चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर पूछे, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया हो, तो ये है गोविंद सागर झील, ये हम जानते हैं गोविंद सागर झील। चलिए ये भी समझ गए। अगर मान लीजिए मतलब 114 प्रश्न की बात करें, भारी बोल रहा हूँ, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है? तो भारत की खारे पानी की झील पूछे तो हम बताएंगे खारा पानी। हो, खारा पानी सबसे ज्यादा अगर पूछ रहा है ना तो अभी सांभर झील है। कौन सा है? सांभर झील, बहुत खारा है सांभर झील। चिल्का झील भी खारा पानी है, लेकिन अगर मान लीजिए सबसे बड़ी झील अगर पूछे तो हम लगाएंगे सांभर झील को, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। चलिए अगर मैं बात करूं, बदलते रहता है, टेंशन मत लीजिए, कभी कभी किसी का खारा ज्यादा हो जाता है, चेक करने वाले वैज्ञानिक बदलते रहते हैं। दूध सागर जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? प्लीज दूध सागर जलप्रपात का नाम सुने होंगे, वो बताइए। तो हम इतना तो हम जानते हैं कि कौन सी नदी पर है, लेकिन आप कमेंट कीजिए। तब तक मैं ये बताता हूँ कि पश्चिमी घाट में जाइएगा ना, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है ये दूध सागर जलप्रपात। तो अगर गोवा कर्नाटक हो तो मांडवी नदी सुने होंगे, गोवा में है, तो मांडवी नदी याद रखिएगा। तो मांडवी नदी पर ये जो है दूधसागर जलप्रपात है। अगर मान लीजिए 116वां प्रश्न की बात करें, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात आपसे पूछ देगा तो क्या बताइएगा, बताइए तो बताएंगे धुआंधार। अरे भाई धुआंधार जो है ये हम जानते हैं कि जबलपुर के मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, लेकिन कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा है। जब मध्य प्रदेश आ गया तो नर्मदा, ऐसे टिक लगा दीजिएगा। अगर मान लीजिए 117वां प्रश्न आ जाए, 117वां प्रश्न में है नोह कालिका या कालिकाई जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? नोह कालिकाई जलप्रपात कहाँ स्थित है जी? तो हम बताएंगे ये नदी नहीं है, इसमें कोई नदी का चर्चा नहीं है। याद रखिएगा एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है उसमें कोई चर्चा नहीं है, और नदी बताया भी नहीं गया नेट पे, और उतना नहीं बताएगा, अंथाइए बता दिया है कुछ भी, लेकिन वो सही नहीं है। लेकिन हाँ ये जगह बताया गया कि मेघालय में है, ठीक है, इससे कोई नदी उदी नहीं है। चलिए 118वां प्रश्न की बात करते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम हो या आपका श्रीरंगपट्टनम जगह है, तो आप बताइए शिव समुद्रम में ही शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो बताएंगे कि कहाँ है? तो शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक, ये हम जानते हैं। और कर्नाटक में तो शिव समुद्रम में कौन था? कावेरी नदी, जानते हैं। श्रीरंगपट्टनम में कावेरी नदी, तो कावेरी नदी होगा सही। तो शिव समुद्रम जलप्रपात भी है, वाटरफॉल जिसे बोलते हैं हम लोग। 119वां प्रश्न, कपिल धारा जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो कपिल धारा जो जलप्रपात है वहां पे कौन सी नदी है बताइए तो। अरे भाई मध्य प्रदेश में जाइएगा ना, मध्य प्रदेश में अनूपपुर जाइए, अनूपपुर एक जगह है, वहां पे जाइएगा ना तो जैसे ही मध्य प्रदेश आएगा तो समझ में करते हैं नर्मदा नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा कपिलधारा। और उसी पे मध्य प्रदेश में ही अनूपपुर एक जगह है, उसी जगह पे है। 120वां प्रश्न, 120वां प्रश्न है कि जोहान, क्या नाम है? जोहान, जिसे गोमती धारा बोलते हैं, जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो जोहान कहिए या गोमती धारा कहिए, वो जो है बताइए, या गौतम धारा भी बोला जाता है, गौतमी धारा बोल दीजिए या गौतम धारा बोल दीजिए, एक ही है। और लेकिन फेमस है जोहान जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोहान जैसे ही आएगा ना तो आप चले जाइए रांची, और रांची के झारखंड में जाइएगा तो बताइए अब रांची के झारखंड में कौन सी नदी है? तो आप उस नदी का नाम नहीं सुने होंगे, ऑप्शन नंबर सी है राढ़ू, राढ़ू बोलते हैं, राढ़ू नदी या राढ़ू भी बोला जाता है, नदी पर है।
समझ गए? झारखंड में है। अब बताइए 121वां प्रश्न देखिए कि चुलिया जलप्रपात एक है, एकदम चुलबुली जैसा काम करता है, चुगली जैसा काम करता है। तो चुलिया नदी जैसे ही आएगा ना, तो हम बोलेंगे भाई चुलिया नदी वही जगह पे हो सकता है जहाँ राजस्थान है। में होगा तो राजस्थान में कौन-सी नदी है? चंबल, चंबल नदी, टिक लगा दीजिए, क्लियर। ये सिर्फ़ हम घुमा रहे हैं तब-तब आप मतलब हम इतना बकवास कर रहे हैं तब-तब आप आंसर देख के कमेंट कर दिया। अगर मेरी आवाज़ ज़्यादा आपको इरिटेट कर रही है तो म्यूट कर लीजिए मेरी आवाज़ और एमसीक्यू दे दीजिए, ठीक है? चलिए, अगर मैं बात करूँ कि 122वां प्रश्न की बात करें कि अमृतधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछे, तो क्या जवाब दीजिएगा? बोलिए। तो अमृतधारा जहाँ पे अमृत हो, जहाँ पे देवधार हो, जहाँ देव का वास हो, अमृतधारा को ही देवधार जलप्रपात भी बोलते हैं। तो जहाँ पे छत्तीसगढ़ हो छत्तीसगढ़ जो जगह है ना उसी जगह वहीं पे हंसदेव नाम का एक जो है नदी भी है। तो अमृत धारा जहाँ पे बढ़ेगा उस जगह को देवधारा ही कहिएगा ना और देवधारा कहिएगा तो उसी जगह को हम हंसदेव नाम का नदी भी तो रखेंगे और है कहाँ छत्तीसगढ़। 123वां प्रश्न देखिए दूधधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अब दूधधारा जलप्रपात आपसे पूछ रहा है, बताइए तो? आप दूधधारा फिर पूछ दिया। अब बताइए इतना बार पूछेगा तो किसको याद होगा बताइए? हमको तो याद होते-होते भूल जाते हैं। दूध सागर है, ठीक है? दूध सागर है जिसे मांडवी में नदी में है। एक दूधधारा है, ठीक है? दूधधारा अलग है। दूधधारा जो है मध्य प्रदेश में है और दूध सागर जो है वो मांडवी नदी पर है। ये ध्यान रखिएगा जो कि गोवा और कर्नाटक के सीमा पर है। ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है? अगर मान लीजिए 124वां प्रश्न पूछिए, ठीक है? केंदई, केंदई बोल सकते हैं या आप उसे केदाई बोल सकते हैं, केंदाई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो केंदई जलप्रपात जो है किस राज्य में है? बताइए, 124वां प्रश्न का बताइए तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है? और छत्तीसगढ़ में है तो इस पे कोई नदी नहीं है, इसकी चर्चा नहीं है। 125वां प्रश्न का जवाब दीजिए कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। ताजे पानी को ही मीठा पानी का झील कहा जाता है। तो मीठा कहाँ है? मीठा बुलर झील को कहा जाता है। बुलर झील में मीठा पानी है जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो बुलर झील लगा दीजिए। तो मीठा पानी या ताजा पानी, एक ही दोनों है। चलिए, अगर मान लीजिए धुआंधार जलप्रपात की बात करेंगे 126वां प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, लेकिन किस नदी पर है ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो देखिए धुआंधार जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो है ही, लेकिन नर्मदा नदी पर होगा। अब मध्य प्रदेश में है या जबलपुर में रहे चाहे जहाँ रहे, नर्मदा नदी है उस जगह भी। 2 ही चीज़ तो है भाई। अभी और नदी है, ताप्ती नदी है, हमारा सोन नदी भी है। 127वां प्रश्न है वसुधारा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो वसुधारा नदी अगर पूछे ना तो अलकनंदा नदी को हम टिक लगा देंगे। तो अलकनंदा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए, अब 128वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 128वां प्रश्न है कि पुलिकट झील जो है भारत के 2 राज्यों में मतलब कौन सा ऐसा राज्य है, किन 2 राज्यों की सीमा पर है? तो कौन सी राज्यों पर है? तो पुलिकट झील जैसे ही आए ना तो हमको आगे तो तमिलनाडु याद आता है वो। लेकिन एक और अब इसका साथ में है तो आंध्र प्रदेश भी साथ में है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों सही टिक लगाइएगा तभी आंसर होगा। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हिस्से में है। ठीक है? सीमा पर स्थित है। चलिए 129वां प्रश्न बताइए। 129वां प्रश्न है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो हम जानते हैं बुलर झील ही होगा जो कि कश्मीर का है, जेके में है क्योंकि ये मीठे पानी का या ताजे पानी का झील कहा जाता है। ताजा मतलब पीने योग्य होना चाहिए, ऐसा बात। अगर मान लीजिए 130वां प्रश्न वेम्बनाड झील जो है किस राज्य में है? देखिए एक वेम्बनाड है, ठीक है? एक वेम्बनाड नूर आता है, तो वेम्बनाड नूर जहाँ पे लगेगा ना तो नूर लगेगा तमिलनाडु, लेकिन वेम्बनाड लग गया तो लगेगा केरल। ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाएंगे। चलिए, अगर मान लीजिए ये भी 131वां प्रश्न तो हम जानते हैं उड़ीसा है, चिल्का झील। चलिए 132वां प्रश्न है राजसमंद झील कहाँ स्थित है? तो राजा कहाँ रहते थे? राजा जहाँ रहेंगे वहां पे समंद झील तो रहेगा ही। अब समंदर जैसा झील तो रहेगा ही, कहाँ रहेगा? राजा जहाँ रहेंगे राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए याद हो गया होगा। चलिए अब बताइए ताल जहाँ रहेगा तो नैनीताल को याद करिएगा ना जी। तो सात ताल झील हो या नैनीताल झील हो, तो ताल जहाँ लग गया वो ही उत्तराखंड हो गया।
ताल शब्द जहाँ आता है ना तो उत्तराखंड को याद किया गया, जो उसमें नैनीताल हो गया, सातताल हो गया, बहुत सारा ताल आता है, देवताल आ गया। चलिए 134वां प्रश्न है, फतेह सागर झील किस राज्य में है? अब फतेह सागर झील जहाँ पे फतह करेंगे, कहाँ पे फतह करेंगे? जहाँ पे राजा होंगे, और राजा कहाँ है? राजसमंद राजा राजस्थान में, तो ही राजस्थान में ही फतेह सागर झील भी है। चलिए, अगर मान लीजिए 135वां प्रश्न है, 135वां प्रश्न है कि डल झील कहाँ स्थित है? अब डल है, तो डल मतलब कि जहाँ पे कोई आक्रमण ना कर सके, उस पे कब्जा ना कर सके, उसे मजबूत बनाना है, तो डल जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जाइएगा कि अटैक ना कर देगा कोई भी जी, तो उससे बचाना है ना, वहाँ पे डोलते रहता है वो, कभी भी अटैक हो सकता है। चलिए ये सब बकवास इसलिए करता हूँ कि तब आप कमेंट करके आंसर दीजिए आपका। 136वां प्रश्न है, लोकटक झील। देखिए लोकटक झील बोलिए या लोकटक झील बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोकटक झील जैसे ही शब्द आएगा, तो लोकटक झील नाम सुनते ही हमको मणिपुर का अपना याद आएगा। किसका याद आएगा? मणिपुर का। लोकटक झील मणिपुर, है ना? यहाँ पे कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान है बताइए प्लीज कमेंट करेंगे। अब देखिए ये भी 137 पर, सांभर झील कहाँ होगा? राजस्थान में होगा, चंबल नदी पर है ना? चंबल नदी है। चलिए 138वां प्रश्न, 138वां प्रश्न है कि रूपकुंड झील किस रूप में मतलब किस राज्य में है? जो जैसे ही रूप की बात होगी ना, सुंदरता की बात होगी, तो एक ही तो जगह है जहाँ सुंदरता प्राकृतिक से प्रेम कर सकते हैं, वो है रूपों की रानी उत्तराखंड। याद रखिए, तो रूपकुंड झील उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, है ना? चलिए, अगर मान लीजिए जब रूपकुंड देख रहे हैं, तो रूप कहाँ होगा? जहाँ प्राकृतिक होगी। अब प्राकृतिक किसे बोलते हैं? जहाँ पे देवता का वास होता है, जहाँ पे ईश्वर का, अल्लाह का, जो कह सकते हैं, ईसाई जितने भी धर्म हैं, सबके देवता वहाँ पे वास करते हैं। क्यों? क्योंकि देवता ही प्राकृतिक रूप हैं। तो देवताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। ताल हमारे देवताल हैं उत्तराखंड में, क्योंकि रूप वहीं है जहाँ पे देव का वास होगा। तो हमारे देवता का रूप बहुत खूबसूरत है कि नहीं? क्योंकि उन्हें कोई देख नहीं सकता, उन्हें सिर्फ नेचर के रूप में अनुभव कर सकते हैं। चलिए 140वां प्रश्न है कि लोनार झील। अब देखिए लोनार झील आ जाए, देखो बुलर झील तो हम समझ गए भाई कि जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी का झील है। लेकिन लोनार झील आ जाए ना, तो हम बताएंगे भाई लोनार झील महाराष्ट्र में है, और ये बना है ऊपर से कुछ गिरा था, अचानक गिर के बन गया था झरना, तो लोनार झील है। अब लोनार जो है, लोनार एरिया भी है घूमने का, है ना? चलिए 141वां प्रश्न है, नागिन झील कहाँ स्थित है? अब नागिन कहाँ होगा? जहाँ पे डर है, शेषनाग वहाँ पे होंगे। तो शेषनाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो नागिन भी कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर में ही। जहाँ पे नाग हैं, इसके देवता हैं, तो नागिन भी तो उसी जगह होगी, है कि नहीं? चलिए 142 क्वेश्चन नंबर है सूर्यकुंड झील। अब जैसे ही सूर्यकुंड की बात आएगी, तो सूर्य का उदय हम हरियाणा से बोलेंगे, क्योंकि हरी हरी बागों से, सूर्य की प्रकाशों से चमकता है हरियाणा। तो सूर्यकुंड कहाँ रहेगा? हरियाणा में ही न रहेगा, और कहीं रहेगा? कल्पना कीजिए आप, हम आपको कल्पना से ले जा रहे हैं। अब लीजिए बताइए कि जहाँ राजसमंद जी हैं, जहाँ राजा जी हैं, वहाँ राजस्थान है। अब जयसमंद जी कहाँ रहेंगे? तो इन्हीं के पुत्र है ना, राजा का पुत्र जयसमंद। समंद टाइटल है उनका, वंश का नाम है। ऐसे याद करने के लिए मैं जोड़ रहा हूँ। तो अब कहाँ जाइएगा? तो भाई राजस्थान में ही होंगे ना समंद जी। अब जब राजसमंद वहीं हैं, तो इनका जयसमंद जो है, जीत का जो जश्न है, वो समंद जी कहाँ होंगे? राजस्थान में ही होंगे, समंद खानदान है उनका। चलिए, ये याद करने के लिए जोड़ता हूँ स्टोरी के रूप में। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हुसैन सागर झील कहाँ है? बताइए प्लीज़ कमेंट करेंगे हुसैन सागर झील। अब हुस्नों का दुनिया और हुसैन सागर पूछ दे आपसे, तो बताइए तो कहाँ लगाइएगा? अभी हटा है बेचारा गुस्से में, नफ़रत से अलग हो गया है। वो सोचा कि हम अपनी भाई अलग एक पहचान बनाएँ, हुस्नों का बिखेर करें, मतलब अपनी एक अलग पहचान दें। तो कौन-सा? तेलंगाना ही ना अलग हुआ जी। ऐसे जम्मू कश्मीर सबको तो अलग कर दिया गया, लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बेचारा अलग हो गया। ये सिर्फ़ समझाने के लिए है, कुछ ऐसा नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू मत लीजिएगा, कोई ऐसा वर्ड मीनिंग मत लीजिएगा, शब्द मत कीजिएगा प्लीज़। इससे होता है कि आप अगर कभी एग्ज़ाम देने जाइएगा ना, तो ये थॉट मेरा जो आप सुन रहे हैं, वो आपको सुनाई देगा, वो एग्ज़ाम में आपको काम आएगा।
अगर ये क्वेश्चन देखते ही आपको याद आएगा, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हाँ, याद रखिएगा क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि खाली हुस्न सागर है और टिक लगा दिया। हुस्न सागर पूछा किस राज्य में है कि किस नदी पर है, ये पूछेगा, हो सकता है। 145वां प्रश्न है कि फुलहर झील कहाँ स्थित है? अब जहाँ पे फुलहर, अब जहाँ पे रूप होगा उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड का भाई अलग किससे हुआ है? उत्तर प्रदेश से। तो फूल के उत्तराखंड तो हो गया। तो उत्तर प्रदेश भी खुश हो गया कि बाप रे बाप! इतना बड़ा क्षेत्र में थे हम, उत्तराखंड एगो अलग हो गया, हम फूल गए। मतलब उत्तर प्रदेश फूल के खुश हो गया बेचारा। फुलहर झील आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। अब चलिए भारत में जो सिंचाई सिंचाई हुई थी, जल संसाधन हुआ था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब बात हम यहाँ पे सिंचाई की बात करेंगे, तो चलिए जो इम्पोर्टेंट है वो उसी की बात करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। 146वां प्रश्न आ चुके हैं के स्क्रीन पर है कि संचित क्षेत्र की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? तो संचित क्षेत्र की अगर बात करें, इरिगेटेड एरिया की बात करें, तो हमारा प्रथम स्थान है। समझ गए? तो किसान के मामले में हम लोग तो ऐसे भी प्रथम है। अगर मान लीजिए 147 क्वेश्चन नंबर की बात करें, तो 147 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है? तो भारत में हमारा जो राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। 148वां प्रश्न की बात कर रहे हैं। 148वां प्रश्न है कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से बताइए किसे कहेंगे? तो हम इन्हें नाम जानते हैं, आप बताइए क्या जानते हैं? तो मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैयर का नाम सुने होंगे, जो कि कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगर मैं बात करूँ 149 क्वेश्चन नंबर, 149 क्वेश्चन नंबर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब संचित राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देख रहे हैं ना, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है, जो कि तालाब के रूप में हम संचित करते हैं, तालाब से संचित करते हैं। तो वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 3 ही हैं जो कि तालाब से संचित करते हैं, सिंचित करते हैं। 150वां प्रश्न की बात करते हैं। 150वां प्रश्न है, भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो भारत में नहर प्रणाली की जो संकल्पना है, वो प्रस्तुत करने वाले और कोई नहीं, दारूवाला थे, दारू पी के कर दिए। तो नाम पूरा है उनका दिनसौ जे दारूवाला। ठीक है, दारूवाला ठीक है, नाम ही इनका है, याद कर लीजिएगा। 151 क्वेश्चन नंबर, 151 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो नलकूप है जी। लेकिन नलकूप ही खाली नहीं, कुआं भी है, तो कुआं एवं नलकूप होगा। अब इस बात की चर्चा हो गई, तो हम चलते हैं 152 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। टोटल 245 क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये नलिन अकादमी वादा करता है। एक बार पढ़िए और आराम से जाइए। 152 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, तो सरहिंद नहर जो है किस नदी के मतलब नदी से निकलती है? तो सरहिंद नहर अगर पूछ रहा है आपसे ना, तो बताइए। तो सरहिंद अगर आपसे पूछते तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो सतलज सतलज नदी से निकलती है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 153 क्वेश्चन नंबर पूछते कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं विश्व जल दिवस तभी मनाएंगे जब 22 मार्च आएगा। तो 22 मार्च आ गया तो हम मना लिए विश्व जल दिवस। अगर मान लीजिए 154 क्वेश्चन नंबर की बात करें कि राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है, तो हम जानते हैं कि भाई जल दिवस तो हम मनाएंगे कब? 14 अप्रैल को मनाएंगे। ठीक है, मतलब सोचिए, विश्व जल दिवस हम मनाए 22 मार्च को और राष्ट्रीय जल दिवस मनाएंगे 14 अप्रैल को। मतलब राष्ट्र में मनाएंगे 14 को और वर्ल्ड में मनाएंगे 22 को, मतलब मार्च को। 155 प्रश्न, संचित क्षेत्र वाले 5 राज्यों को सही क्रम में आपको बताना है। तो बताओ सही क्रम में कौन कौन है, मतलब बताइए आप लोग। तो पहला तो उत्तर प्रदेश होगा संचित के मामले में, इरिगेटेड जो क्षेत्र है वो में उत्तर प्रदेश आएगा, फिर उसके बाद राजस्थान आएगा, तब पंजाब, तब मध्य प्रदेश, तब आंध्र प्रदेश आएगा। सोचिए, संचित एरिया के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश, उसके बाद ही आता है भाई आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। 156, हरियाली योजना का संबंध जो है किससे है?
तो हरियाली योजना जैसे ही आएगा ना तो जल संभर के विकास से है, तो जल संभर के विकास से तो होगा ही, है ना? बिना विकास का तो हो नहीं सकता। तो 155 तो हो गए। अब मान लीजिए 157 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछे, 156 हो गए, 157 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछे और बोले कि बताइए कि आप इतने समझदार हैं तो ये बताइए कि भारत में संचित जो सिंचाई का मुख्य स्रोत है कौन सा है? तो भारत का सिंचाई का मुख्य स्रोत है जल की आपूर्ति, जैव विविधता और उत्पादकता में वृद्धि होना। ये तो बात हम जानते हैं, लेकिन भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो नलकूप ज्यादा है, उसके बाद अगर इसमें कुआं भी रहेगा तो कुआं भी आंसर होता है। ठीक है, चलिए जल संभर विकास का क्या लाभ है? ये पूछता है कि जल संभर अगर करिएगा, जल को बचाई कीजिएगा, तो बताइए क्या फायदा है? तो उसमें जल की आपूर्ति होगा, जैव विविधता होगा और उत्पादकता में जो है वृद्धि कर सकते हैं अगर जल को बचाते हैं तो। ये भी सही बात है। 159 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में सिंचाई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत दूसरा पूछे ना तो हम बताएंगे नहर है। नहर जो है हमारा दूसरा है, पहला तो नलकूप और कुआं है, आप तालाब भी रख सकते हैं, लेकिन दूसरे में हमारा जो है कौन आता है? नहर आता है। अब 160वां प्रश्न है और सिंचाई का अंतिम प्रश्न है ये, बताइए जल संभर विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य यही है कि जल संरक्षण करना है और भूमि का सुधार करना है, यही तो आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे, इसमें टोटल हम क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा तो इसके बाद आपका जो है पूरा नदी से जितने भी थे अफवाह तंत्र से लेके बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तक आपका अगर सवाल आएगा तो छूटेगा नहीं। और ये अंतिम है, इसके बाद ज्योग्राफी का जो पार्ट है देखूंगा कौन सा हिस्सा इंपॉर्टेंट है वही लाऊंगा, अन्यथा नहीं लाऊंगा। ठीक है, उसके बाद लाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी और अंत में फिर लाऊंगा बायोलॉजी शुरू कर दूंगा। 13 तारीख के बाद से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी बेहतर तरीके से और बेहतर जबरदस्त, वो भी द रिमाइंडर बुक का एमसीक्यू चलेगा। तैयार रहिएगा। तो ये बुक का ही देखिए, मैं अपना कोई ऐसा नहीं कि पढ़ा रहा हूँ, सब बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं बोलूंगा कि मैं स्वयं बनाया हूँ, नहीं, ये किताब का ही पढ़ा हुआ एनसीईआरटी का ही बुक है ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, रिवर की बात हो रही है तो 61वां प्रश्न से शुरू करते हैं। 61वां प्रश्न है भागड़ नागल बांध का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ है? तो भागड़ नागल नदी का निर्माण अगर पूछे ना तो हम सतलज नदी को टिक लगा देंगे, क्योंकि भागड़ नागल वहीं पे हुआ है, सतलज नदी पे। बांध अब पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुउद्देशीय परियोजना में बांध ही आएगा ना। अब बताइए कि 162वां प्रश्न है कि भागड़ नागल परियोजना जो है किन राज्यों को जो है संयुक्त परियोजना है? मतलब किन राज्यों का संयुक्त है? तो 2 राज्य तो ज़रूर होंगे, मतलब 2 राज्य, लेकिन इसमें 3 राज्य होंगे। अब मान लीजिए पंजाब को आप रखते हैं, तो हरियाणा को भी रखिए और फिर राजस्थान को तो भूल नहीं सकते। तो भागड़ नागल परियोजना जो बना है सतलज नदी पे, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को फ़ायदा देने के लिए हुआ है। ठीक है, ये हम समझ गए। तो अब चलते ही 163वां प्रश्न की बात करते हैं। अब 163वां प्रश्न है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है, कौन है? सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन-कौन से हैं? मतलब फायदा कौन-कौन उठा रहा है इससे? तो हम जानते हैं सरदार, तो हम जान गए सरदार जी, गुजरात जीटी याद रखिएगा। महाराष्ट्र को भी याद रख सकते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र ये 2 तो हो गए, और भी बताइए कि और क्या होंगे? तो मध्य प्रदेश भी, और राजस्थान तो छोड़िए नहीं, राजस्थान को भी फायदा हो रहा है। राजस्थान के लिए ही तो एक तरह से बॉन्ड बनाया जा रहा था। तो सरदार सरोवर परियोजना, इससे लाभ उठा रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान उठा रहा है। अब 164 क्वेश्चन नंबर की बात करें, दामोदर परियोजना जो है, बताइए कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो दामोदर परियोजना शब्द आएगा ना आपका, तो हम बताएंगे भाई दामोदर परियोजना है। हाँ जी, दामोदर परियोजना है। तो बताइए, तो हम बताएंगे दामोदर परियोजना तो हम जानते हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड लगा देंगे। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड लगा दीजिए, ठीक, यही बात सही हो जाएगा। अच्छा, तो 165 क्वेश्चन नंबर का बताइए। तो 165 क्वेश्चन नंबर है कि ओंकारेश्वर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो ओंकेश्वर परियोजना जैसे ही आएगा ना तो हम बताएंगे भाई नर्मदा नदी को हम टिक लगाएंगे। तो क्या इसमें नर्मदा नदी है? तो हाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए ये भी सही हो गए। अगर मान लीजिए 166 क्वेश्चन नंबर, 166 प्रश्न बताइए हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध खाली जानने से नहीं होगा, जानेंगे कि भाई हीराकुंड बांध है मतलब कौन सा नदी है, कमेंट कीजिए।
तो हम जानते हैं भाई हीराकुंड उड़ीसा में है। अब कौन सी नदी है प्लीज कमेंट करेंगे। अब बताइए 167 क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा है कि भारत का सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र पूछ दे तो हम भाई सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि हाइड्रो पावर पूछ रहा है तो शिव समुद्रम पुराना ही तो है। ऑप्शन नंबर ए सही लगा है। चलिए 168 क्वेश्चन नंबर है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ स्थित है। तो तपोवन जहां पे तप हो, तपस्या करना जाए, और तप कहाँ करिएगा, कहाँ करिएगा तप, तप से उत्तराखंड में जाइएगा, पहाड़ी एरिया में जाएगा ना। और विष्णुगढ़ कहाँ है, जहाँ पे देवता, अब देखिए देवताल, देवता का वास हो, तप करने की जगह हो, तो उत्तराखंड ही तो एक है। याद रखिएगा, ऐसे बहुत हैं लेकिन याद करवाने के लिए उत्तराखंड। अब केदारनाथ, अब मान लीजिए, अब मान जाना है आपको रुद्रप्रयाग मिलने या देवप्रयाग से, तो भाई उत्तराखंड ना जाइएगा, तो वहीं पे ना देवता जी हैं। चलिए रूपकुंड कहाँ है, वहीं तो है। तो देवताल कहाँ है, वहीं तो है उत्तराखंड में। 169 नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर निर्मित है। अब नागार्जुन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो नागार्जुन आ जाए तो श्री शैलम का नाम सुने होंगे, है ना। लेकिन नागार्जुन सागर परियोजना पूछे ना तो हम कृष्णा नदी को टिक लगाएंगे। किसे लगाएंगे, कृष्णा नदी को। तो कृष्णा नदी ठीक लगा दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, सही है कृष्णा नदी। क्लियर हो गया। चलिए अब बताइए 170 प्रश्न है। 170 प्रश्न है पंचेश्वर परियोजना जो है भारत और किस देश का संयुक्त परियोजना है। तो पंचेश्वर जो परियोजना चला था ना, वो भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है, तो नेपाल का है। तो भारत और नेपाल मिलकर ये परियोजना का फायदा उठा रहा है, लाभ उठा रहा है। अब भारत की जो प्रमुख नदी परियोजना है अब वो पढ़ेंगे, इसी में है। तो देखिए 171 प्रश्न है कि सतलज नदी का कौन सा परियोजना जो है स्थित है, मतलब कौन कौन सी परियोजना स्थित है सतलज नदी पर। तो सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं होगी, हम जानते हैं भागर नागर, नागर जो है, और कोल बांध, ये सब जो इसी पे है ना। कोल बांध कहिए या भागर नागर कहिए, मतलब भागर नागर मतलब गोविंद सागर बांध का नाम सुने होंगे, गोविंद सागर झील भी सुने होंगे, है ना। और एक नाथपा नाम का झाकड़ी बोलिए या झाकड़ी बोलिए बांध है। तो ये 3 बांध हैं। क्लियर हो गए। अब बात कर लेते हैं 172 क्वेश्चन नंबर। 172 क्वेश्चन नंबर है झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना है। तो झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, तो हम जानते हैं तुलबुल परियोजना है और किशन गंगा है। किशन गंगा और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तो झेलम नदी कहाँ बहती है प्लीज कमेंट कर सकते हैं। 173 प्रश्न है कि चिनाब नदी पर कौन कौन से बांध है। तो चिनाब नदी, अब चिनाब नदी आ गया जी, तो बताइए। तो हम सलाल बांधे को जानते हैं, सलाल बांध तो हम जान के चलिए यही है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और बगलिहार बांध ये सब जो है कहाँ मिलती है, चिनाब नदी पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए रावी नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, बताइए तो जरा। एक ही परियोजना नहीं बनता है, रावी नदी है बड़ा भाई, तो एक परियोजना थोड़ी चलेगा। तो रावी नदी पर आपका जो है 3 बांध तो पक्का है। तो 3 बांध मतलब यही सही है। तो 3 बांध और चेम्स परियोजना बोलते हैं, या आप इसे चिमेरा परियोजना भी बोलते हैं। चेम्स की जगह पे चिमेरा भी बोल सकते हैं, चिमेरा परियोजना। तो 2 बांध तो इस पे बन गए रावी नदी पर। अब 175 प्रश्न का बताइए कि ब्यास नदी पर कौन कौन सी परियोजना है। तो ब्यास नदी पर जो है ना 2 है, हरिके बांध और पुंग बांध। तो हरिके बांध और पुंग बांध कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये भी आपको आ गया। चलिए अब बताइए तो जरा 176 प्रश्न का नाम बताइए। 176 में है गंगा जो है, गंगा बोल रहा हूँ, गंगा नदी पर कौन सी प्रमुख परियोजना है। तो गंगा नदी का नाम सुनते ही टिहरी बांध को कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि टिहरी बांध को ही भागीरथी बोलते हैं, मतलब भागीरथी पर ही है टिहरी बांध। लेकिन भागीरथी किसका हिस्सा है, गंगा का हिस्सा है, इसलिए गंगा नदी भी कहा जाता है उसे। तो टिहरी बांध और एक फरक्का बांध जो है, फरक्का जगह है जो कि गंगा नदी है, याद रखना है। चलिए 177 प्रश्न, 177 प्रश्न है यमुना नदी पर कौन सी परियोजना है। अब यमुना नदी पर कौन सी है, 2 हैं, एक तो लखवर और एक ब्यासी बांध है, या लखवर ब्यासी बांध भी बोला जाता है। ठीक है, एक ही बोल दीजिए।
चलिए 178 क्वेश्चन नंबर, 178 क्वेश्चन नंबर आ गए, 178 क्वेश्चन नंबर आ जाइए और बताइए कि रामगंगा परियोजना किस नदी पर आधारित है। तो रामगंगा मतलब गंगा, तो रामगंगा नदी या रामगंगा परियोजना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा इस पे एक बांध बनी है, उस बांध का नाम है कालगाड़ बांध, कालगाड़ बांध बताया जाता है, गढ़ बताया जाता है कालगढ़। 179 क्वेश्चन नंबर है कि घाघरा नदी पर कौन सी बांध है। तो घाघरा नदी पर कौन सी बांध है, घाघरा बांध है और कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन हम एक और नाम बता देते हैं, घाघरा बांध के ही नाम से जानते हैं, घघरी बांध भी बोलते हैं। चलिए अब 180 प्रश्न, 180 प्रश्न है, शारदा नदी का कौन सा बांध है। तो शारदा नदी पर कौन सा बांध है, तो शारदा नदी जैसे ही शब्द आएगा ना तो शारदा बांध है। ये सब इजी क्वेश्चन है इसलिए आगे चलेंगे। अब बताइए गंडक नदी पर 181वां प्रश्न बताइए कि गंडक नदी पर कौन सी परियोजना है। तो गंडक नदी पर ये नहीं कि गंडक परियोजना बता देना, नहीं है, त्रिवेणी के पास एक बैराज बांध है उस पे बना है, ठीक है। तो त्रिवेणी के पास एक बैराज है, तो त्रिवेणी बैराज बांध के नाम से जानते हैं, ठीक है। 182 कोशी नदी पर कौन सी परियोजना है। तो कोशी नदी पर कोशी परियोजना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें सोचना एकदम नहीं चाहिए। अब चलिए 183 क्वेश्चन नंबर, 183 क्वेश्चन नंबर, कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है। तो कृष्णा पर तो भाई जहाँ पे अर्जुन होगा वहां पे कृष्णा को कैसे छोड़ सकते हैं, बिना कृष्ण को अकेले नहीं छोड़ सकते क्योंकि अर्जुन साथ में होगा। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना है, याद रखिएगा, जहाँ पे अर्जुन वहां पे कृष्णा नदी, ऐसे याद रखिएगा। 184 क्वेश्चन नंबर, 184 क्वेश्चन नंबर है कि नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजनाएं हैं। तो जैसे ही नर्मदा नदी आ जाए तो हम बताएंगे नर्मदा नदी, हाँ जी। तो अरे सरदार सरोवर कैसे भूल सकते हैं, ओंकारेश्वर कैसे भूल सकते हैं, इंदिरा सागर कैसे भूल सकते हैं, ये सब हो जाएंगे। सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, ओंकारेश्वर बांध बनाया गया है, इंदिरा सागर बांध बनाया गया है, किस पे, नर्मदा नदी पे। तो ये तो आपको आ गई। 185 क्वेश्चन नंबर, 185 क्वेश्चन नंबर है कि माही नदी पर कौन सी प्रमुख परियोजना है। तो वन करूबी बांध एक है और एक और बांध है जिसे कदाना बांध बोला जाता है, तो याद रखिएगा। और यह कहाँ, माही बांध पर नहीं होगा ना, माही बांध परियोजना पर। ऑप्शन के हिसाब से तो आप ए आंसर लगा दीजिएगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे देखिए कौन सा बांध, तो कदाना बांध भी बोला जाता है, कदाना बांध। दो बांध हैं, कदाना बांध और एक तो माही बांध, तो माही बांध जान गए, लेकिन हो सकता माही बांध ना दे, ये तो हम दे दिए ना, वो नहीं दे सकता है, ठीक है। वहां पे दे सकता है कि वन कवेरी बांध, ये दो नाम है जो माही नदी पर है। 186 क्वेश्चन नंबर, 186 क्वेश्चन नंबर है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है। तो नागा अर्जुन जैसे ही सागर आ जाएगा तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को टिक लगा के आप आगे आ जाइएगा, कोई आपको नहीं रोकेगा, आपका आंसर सही हो जाएगा और आप पास हो जाइएगा। समझ गए, चलिए ये हम समझ गए। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि 187 क्वेश्चन नंबर कि पोलावरम जो है सिंचाई परियोजना किन राज्यों के बीच विवादित है, लड़ाई है। तो पोलावरम सिंचाई परियोजना जो चला था ना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बंद ही विवादित है, 4 गो है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये सब के बीच विवादित है, इसके लिए लड़ाई होते रहता है। चलिए 188 क्वेश्चन नंबर, 188 क्वेश्चन नंबर है कि गांधी सागर बांध जो है किस परियोजना का भाग है। तो गांधी सागर बांध आ जाए ना तो चंबल परियोजना, गांधी सागर चंबल परियोजना ये चला था, याद रखिएगा। अच्छा आगे चलेंगे 189 क्वेश्चन नंबर, 189 क्वेश्चन नंबर है कि जवाहर सागर बांध जो है किन राज्य में स्थित है। तो जवाहर सागर बांध, अरे रे 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 रे, राजस्थान जी, क्या लगाइएगा, राजस्थान। चलिए आगे चलें। 190 प्रश्न, 190 प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है। टिहरी बांध, हाँ जी टिहरी बांध तो उत्तराखंड, टिहरी बांध जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड मतलब भागीरथी, यहाँ पे हो सकता है गंगा नदी दे दे तो सही है। चलिए अगर मान लीजिए 189 क्वेश्चन नंबर, 189 क्वेश्चन नंबर है तिलैया, मैथन, बल पहराड़ी बांध जो है किस नदी पर स्थित है, बताइए। तो हम बता देंगे बराकर नदी पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलें 192 क्वेश्चन नंबर, 192 क्वेश्चन नंबर है कि दामोदर घाटी निगम जो है की स्थापना कब हुई थी। तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, बताइए।
तो हम बताएंगे 1948 में हुई थी। चलिए 193 क्वेश्चन नंबर की बात करें, हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य बताइए प्लीज, कमेंट करेंगे। तो हिमाचल बांध हमारा सतलज नदी पर है, ये हम जानते हैं। और भागड़ बांध जो है, भागड़ बांध में तलछट मिट्टी को रोकने के लिए बनाया गया था। एक मिट्टी था बह रहा था, उसे रोकने के लिए। 194 की भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो जल विद्युत जो संयंत्र है कहाँ स्थापित किया गया था बता सकते हैं? तो हम बताएंगे दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। चले जाइए, आपको मिलेगा वहीं पे। चलिए बाहरी आवाज को इग्नोर करना होगा। 195 क्वेश्चन नंबर, 195 क्वेश्चन नंबर है, चंबल नदी का कौन कौन सी परियोजना है? तो चंबल नदी पर कौन कौन सी परियोजना है प्लीज कमेंट कर सकते हैं? तो करिए। तो चंबल नदी पर हमारा जो परियोजना है उस परियोजना का नाम है क्या प्लीज? तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये तीनों होंगे चंबल नदी पर। चलिए अगर मैं बात करूं 196 क्वेश्चन नंबर, 196 क्वेश्चन नंबर है, बेतवा नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो बेतवा नदी पर कौन कौन सी परियोजना है अब आपसे पूछ दे 196 का, तो हम बताएंगे माता टीला या माता टीला बोल सकते हैं बांध, और राजघाट बांध, ये दोनों है बेतवा नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा, माता टीला ही बोला जाता है इसको। चलिए 197 क्वेश्चन नंबर, सोन नदी पर कौन सी परियोजनाएं हैं? तो सोन नदी पर डेहरी में सिंचाई एक है, बराश है और बाण सागर बांध है। तो टिहरी और बराश और बाण सागर जो है परियोजना चल रहा है, किस पे? सोन नदी पे बनाया गया है। अगर मान लीजिए 198 पे कौन सा बना है? सबसे पहले दामोदर नदी पे ही बना था बांध, याद रखिएगा। दामोदर नदी पर कौन कौन सी परियोजना आज चल रही है? तो तिलैया का नाम सुने होंगे, मैथन का नाम सुने होंगे, और कोनार और पंचित का नाम सुने होंगे ना? तो ऑप्शन नंबर ये है। अब बात कर लेते हैं गोदावरी का, 199 का बात करते हैं, गोदावरी नदी पर कौन सी बांध स्थित है? तो गोदावरी नदी पर पूछते हैं तो हम बताएंगे राजमुंदरी के निकट एक एनीकट बांध है, तो श्री राम सागर बांध है ना, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा एनकिट बांध, श्री राम सागर बांध के नाम से जानते हैं लेकिन एनकिट बांध है, ये गलत भी हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए इसे क्लियर कर दूंगा। 200 प्रश्न है, 200 प्रश्न ये है कि कृष्णा नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो कृष्णा नदी पर कौन कौन सी परियोजना बताइए तो हम बताएंगे श्रीशैलम और नागार्जुन, ये है ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा। 206 प्रश्न की बात करते हैं। तो 206 प्रश्न है कि माही नदी पर कौन सा परियोजना है? तो हम जानते हैं माही नदी पर हमारा माही बांध और कदाना बांध है, ये हम जानते हैं। अगर बात करें 207 प्रश्न की बात करें तो गांधी सागर बांध का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ ये बता दीजिए। तो हम बताएंगे नर्मदा नदी पर हुई थी, चंबल नदी पर हुई थी, तो चंबल नदी को टिक लगा दीजिएगा, चंबल नदी होगा। अगर इसी चीज की हम बात करें 208 प्रश्न का, तो 208 प्रश्न है कि फरक्का जो बांध है वो किस राज्य में स्थित है? तो फरक्का हमारा जो है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि गंगा नदी पर है, ये हम जानते हैं। अगर मान लीजिए 209 प्रश्न की बात करें, 209 प्रश्न है कि इंदिरा गांधी जो सागर बांध है किस नदी पर है? तो इंदिरा गांधी सागर बांध अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो आपको ये समझने वाली बात है कि भाई इंदिरा गांधी सागर बांध अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाएंगे। अगर मान लीजिए इसी में 210 प्रश्न के देखें, पंचवेश्वर परियोजना कहाँ निर्मित की जाएगी? तो पंचवेश्वर परियोजना जो है निर्मित की जाएगी या की गई है, तो आप बताएंगे तो पिथौरागढ़ नाम सुने होंगे, पिथौरागढ़ का काली नदी है उसी पे बनाया गया है, पंचवेश्वर परियोजना चलाई गई है। अगर मान लीजिए 211 प्रश्न की हम बात करें, जो जल ढाका या चुखा या ताला या मांग देचू आदि जल विद्युत जो परियोजना है कहाँ स्थित है बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हम बताएंगे हाँ भूटान में है, और क्या, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगा देंगे। अगर मान लीजिए 212 प्रश्न की बात करें, किसकी बात करें? 212 प्रश्न की बात करेंगे, महाकाली संधि की बात करें जो भारत और देश के बीच हुई थी, तो महाकाली, ठीक है, किसकी बात करेंगे? महाकाली संधि जो भारत और किस देश के बीच हुई थी, ये कमेंट कर सकते हैं आप। तो इसका कमेंट जो है भूटान में हम कमेंट कर सकते हैं, भूटान में हुआ था, जो कि भारत के सहयोग से निर्मित हुआ था। क्लियर हो गए? चलिए अगर मैं बात करूं 213 प्रश्न की बात करें, तो 213 प्रश्न है कि तेलुगु संगम, ठीक है, 213 प्रश्न है तेलुगु गंगा परियोजना जो है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है बताइए प्लीज। तो 213 प्रश्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक,
है कि नहीं? तो मैं बात करूँ तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएँगे वो आप सही लगाएँगे। चलिए 213 प्रश्न हो गए। अब मान लीजिए 214 प्रश्न की बात करें, तो 214 प्रश्न है कि मयूराक्षी परियोजना, ठीक है, मयूराक्षी परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो मयूराक्षी परियोजना की हम बात कर रहे हैं, तो इस शब्द का नाम सुनते ही आपको पश्चिम बंगाल का याद आना चाहिए। अब मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल एकदम सही है। मयूरभंज कहाँ है बताइए तो? इसी को कहते हैं कि किसी और नाम है? कमेंट कर सकते हैं। कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको मैंने ये सवाल दिया है। 2015 सॉरी 215 कलपोंग जल विद्युत परियोजना, कलपोंग जल विद्युत परियोजना। तो कलपोंग नाम का नाम सुनते ही आपको किसका आएगा? तमिलनाडु का नाम आएगा? नहीं, ये गलत है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अगर पूछे तो हम बताएँगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 216 प्रश्न 216 प्रश्न ये हैं कि जवाहर नेहरू ने जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को क्या कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को क्या कहा था? ये इंपॉर्टेंट है। तो हम बताएंगे कि भाई जवाहरलाल नेहरू जो बहुउद्देशीय परियोजना घाटी है, वो आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है इसको। तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया, टेम्पल कहा गया। चलिए अब देखिए 217 प्रश्न है कि लमठी बोला जाता है, लमठी बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? तो लमठी बांध का नाम सुने होंगे। लमठी बांध जो कि गलत है, लमठी बांध तो नहीं है। यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, लमठी बांध नहीं है, अलमाटी है। ठीक है, अ लगा हुआ है, मिट गया है, ये कट गया है। तो अलमाटी बांध जो है किस नदी पर जो है निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर मान लीजिए 218 प्रश्न की बात करें, 218 प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो अगर पूछे कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो सिंद्रोपोंग नाम का है। तो सिंद्रोपोंग ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि असम में है। कहाँ है? असम में है। तो ये सवाल तो आपका जरूरी था। अगर मान लीजिए 219 प्रश्न की बात करें, तो गंडक परियोजना किस देश के सहयोग से बनी है? परियोजना जो है किस देश के सहयोग से बनी है? तो नेपाल के सहयोग से बनी है। ये बात भूलिएगा नहीं, ठीक है। और नेपाल से और भी परियोजना बनी है सहयोग से, याद रखेंगे। और 220 क्वेश्चन है कि फरक्का परियोजना का जल बंटवारा भारत का जो है किस देश से समझौता है? तो हम बताएंगे बांग्लादेश से। फरक्का बांग्लादेश, क्योंकि पश्चिम बंगाल में है फरक्का हमारा, तो बांग्लादेश के साथ ही जो जल बंटवारा हुआ है इसी से है। वहाँ पे गंगा का जो बंटवारा है। 221 प्रश्न की बात करें कि सिंधु नदी तंत्र पर भारत का समझौता जो है किस देश से है? तो सिंधु नदी की बात हो रही है तो पाकिस्तान होगा, इसमें कोई शक तो नहीं है। चलिए, ऐसे सिंधु नदी हो गए, झेलम नदी हो गए, चिनाब हो गए, रावी हो गए, ब्यास हो गए, सतलज हो गए, और इनकी जो सहायक नदियां हैं, जो सतलज का, सिंधु का, इस सब के साथ जो है पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अब 222 क्वेश्चन नंबर का बात बताते हैं, 222 क्वेश्चन नंबर का, कि किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किशन गंगा परियोजना अगर पूछे, ठीक है, किशन गंगा, तो हम बताएंगे जम्मू कश्मीर को टिक लगा देंगे, किशन गंगा, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि 223 प्रश्न की, तो मेजा बांध जो है, मेजा बांध का नाम सुने होंगे। मेजा बांध जो है राजस्थान में है। इसका निर्माण जो है किस नदी पर है? तो मेजा बांध का नाम सुनते हैं, कोठारी नदी का नाम सुने होंगे, वहां पे है राजस्थान में, उसी का है, याद रखिएगा, कोठारी। ठीक है, तो कोठारी नदी टिक लगा देंगे। अगर मान लीजिए 224 प्रश्न की बात करें, एक 224वां प्रश्न है, बगलीहार पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हम इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, 224 प्रश्न का 225 प्रश्न है कि सुजल नदी परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? सुजल बताइएगा, सुजल ऐसे आ जाए तो सुजल शब्द का सुईल बोल जाता है, सुईल भी बोलते हैं और सुजल भी बोलते हैं। तो यह है कहाँ? तो हम बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश आप जाइएगा ना तो आपको ये चीज दिखेगा। अगर मानिए 226वां प्रश्न की बात करें, 226वां प्रश्न है कि कल्पसार परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो कल्पसार की परियोजना की बात करें तो कल्पसार हम बता देंगे जम्मू कश्मीर को बता देंगे। क्या ये बात है? नहीं, ये गलत है। कल्पसार की अगर हम बात करें तो गुजरात को टिक लगाइएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कल्पसार परियोजना अगर पूछे तो जीटी लगा देंगे। अगर मान लीजिए 27 क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो तीस्ता नाम का अगर जल विद्युत परियोजना पूछे ना तो सिक्किम टिक लगा दीजिएगा, आपका ये सही हो जाएगा।
ये भी बात सही है। अगर मान लीजिए 28 का सवाल की बात करें, 28 मतलब 228, तो दुलहस्ती जल विद्युत जो स्टेशन है किस नदी पर निर्मित है? तो दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन पूछे किस नदी पर है, तो हम बताएंगे कि चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। अगर मान लीजिए पूछ दे 229 प्रश्न, तुंगभद्रा परियोजना जो है किन राज्यों के संयुक्त परियोजना है? बताइएगा, तुंगभद्रा जो परियोजना है वो कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे तुंगभद्रा की बात कर रहे हैं आप, और जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए। अगर मान लीजिए 230 प्रश्न की बात करेंगे, 230 प्रश्न है कि तुंगभद्रा परियोजना जो है किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर है, तो इसमें भी हमको टाइम नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए 231वां प्रश्न पूछे, क्या पूछेगा कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी के जल बंटवारा हो रहा था, और जब हो रहा था तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, ये चारों आपका आएगा, समझ गए? और ये चारों के बीच ये विवाद चलता है कावेरी नदी का। अगर मान लीजिए 232 प्रश्न की बात करेंगे तो शारदा महाकाली, ठीक है, शारदा महाकाली संधि जो है भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो शारदा वाला बात करेंगे ना तो नेपाल को टिक लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, किसको लगाइएगा? नेपाल को, तो नेपाल को टिक लगा दीजिए, ये भी सही हो गए। अगर मान लीजिए 233 प्रश्न की बात करेंगे, 233 प्रश्न है कि महाकाली संधि जो है किस वर्ष हुई थी? तो महाकाली संधि जब हुई थी ना, तो ये 1996 में हुआ था, मतलब 1996 में हुआ था। याद रखिएगा, महाकाली संधि हुई थी और भारत और नेपाल के बीच हुआ था, और इसे महाकाली को ही शारदा संधि भी कहा जाता है। अब देखिए इसी में फिर सवाल है कि महाकाली संधि, जिसे हम शारदा संधि भी कहते हैं, कौन सी परियोजना शामिल है? तो इसके नाम से, महाकाली संधि के नाम से कौन सी है? तो हम बता देंगे भाई, इसमें तो पंचवेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है ना, यही परियोजना चली थी महाकाली संधि के लिए। ये भी हम क्लियर हो गए। चलिए 34वां प्रश्न हो गया, 35वां प्रश्न की बात करते हैं। 35वां प्रश्न है कि कोशी परियोजना के निर्माण के संबंध में भारत और नेपाल के बीच कौन-सा समझौता हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच कोशी के लिए समझौता हुआ था, ये तो हम समझ गए। लेकिन ये किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में हुआ था, मतलब 1954 में हुआ था, ये हो गए। अब इसी में बताइए कि संशोधन कब किया गया? मान लीजिए ये तो किया गया था, लेकिन कोशी समझौता में संशोधन कब किया गया फिर से? तो 1966 में किया गया था, 1966 में। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। अगर मान लीजिए 237 प्रश्न पूछ रहा है कि गंडक परियोजना के संबंध में ही भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हुई, तो भारत और नेपाल के बीच एक गंडक के लिए समझौता हुआ। तो गंडक के लिए जब समझौता हुआ ना, तो उस समय 1959 था। कब था? 1959 में, मतलब 1959 में। तो यही ऑप्शन नंबर बी में ही सही है। चलिए ये भी बात सही है। अगर मान लीजिए 238 प्रश्न की बात करेंगे, 238 प्रश्न है कि गंगा नदी के जल बंटवारे से संबंधित भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि हुई थी, कब हुई थी? तो गंगा का जब बंटवारा हो रहा था फरक्का में, फरक्का जगह है, वहाँ पे बंटवारा हो रहा था, तो भारत और बांग्लादेश की हो रही थी, तो कब हो रही थी ये बताइए गंगा के लिए? तो हम बताएंगे 1996 में हुआ था, ये हम जानते हैं, तो 1996 ये बता देंगे, 1996 में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। चलिए अब बात करते हैं फरक्का की, बात करते हैं, फिर से आ गया कि फरक्का बांध जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम बताएंगे भारत के हमारे पश्चिम बंगाल में है फरक्का, क्योंकि गंगा नदी है। और ये याद रखिएगा, इसी नदी पर फरक्का बांध पर ही जो है बंटवारा का एक स्वरूप बताया गया, बांग्लादेश और ये भारत और बांग्लादेश का। 240 प्रश्न है, सिंधु नदी जल समझौता जो है भारत और किस देश के बीच हुआ? तो जैसे ही 1940 का प्रश्न पूछेंगे, मतलब 1940 बोल रहा हूँ, 240वां प्रश्न पूछेंगे तो हम पाकिस्तान लगा देंगे, क्योंकि सिंधु नदी है तो पाकिस्तान ही होगा, ये हम जानते हैं। और भी देखें 241 प्रश्न, देखिए अब आगे सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था, जिसे हम इंडस वाटर ट्रेटी बोलते हैं, ट्रीटी बोला जाता है, कब हुआ था बताइएगा? मतलब सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ है कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। तो 1960 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए, अगर बताइए 242 प्रश्न की बात करते हैं। 242 प्रश्न है कि सिंधु जल संधि जो है, सिंधु जल संधि के अंतर्गत कौन-कौन सी नदी जो है आती है? तो देखिए झेलम तो आता ही है, सिंधु तो आता ही है, झेलम आता है, चिनाब आता है, रावी आता है, ब्यास आता है, सतलज, ये सभी आते हैं, याद रखिएगा। और ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ सब है, समझौता हुआ है। अगर 243 प्रश्न की बात करें और अंतिम प्रश्न की बात करेंगे, जो कि हमारा बहुउद्देशीय तक खत्म हो जाएँगे, तो गंडक बांध का निर्माण जो है किस देश में हुआ है? तो गंडक बांध की अगर बात करें तो नेपाल,
इसी से संबंधित है। तो ये हमारे 243 क्वेश्चन हैं। हमें लगा 245 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब ये आपका आंसर दिया हुआ है और जल्द ही और भी पीडीएफ का जो है तरीका बदलते रहेगा। लेकिन लगभग जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी का जो मुख्य पॉइंट है वो खत्म हो चुका है। अब जो बचा है वो मैं बाद में करवा दूँगा। इसके बाद हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का आएगा। ठीक है? तो ये तरीका तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।